हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स, आदित्य शिवरे, एज नोन एज योर आदित्य भैया। एंड आज की क्लास में क्या होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 2 यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, वो भी वन शॉट में। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट इतने ईजी तरीके से मैं करवा दूंगा कि आपको ये टॉपिक बाद में नहीं देखना पड़ेगा। तो एग्जाम के पहले ये एक बहुत अच्छा रिवीजन आपका यहाँ पर मैं करवा दूंगा। और ये जो चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये जो टर्म्स होते हैं ना, इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है एंड यहाँ पर जल्दी जल्दी अपने नोट्स को यहाँ पर बनाते जाना है। ठीक है, बाकी इसके नोट्स तो मैं आपको टेलीग्राम पर दे ही दूंगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही ईजी वे में हम लोग पूरे चैप्टर को यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलो यार, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। तो चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ अपने पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमको क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, इससे आपको इंटरनेशनल ट्रेड बहुत आराम समझ में आएगा। तो सबसे पहले आता है फ्री ट्रेड। अब देखो, फ्री का मतलब क्या होता है, मुफ्त का ट्रेड। पर ऐसा मुफ्त का ट्रेड नहीं हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि हमारा जो स्टेट का इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा कम है। यानी कि यहाँ पर जो ट्रेड है वो यहाँ पर गवर्नमेंट से फ्री है। गवर्नमेंट यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है, प्राइस को कंट्रोल नहीं कर रही है। तो फिर भैया प्राइसेस डिसाइड कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो योडा है, ये आपको अगर 300 रुपए का मिल रहा है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये हमारे डिमांड एंड सप्लाई के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि ये 300 रुपए का होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये माउस है, ये माउस कितने का है, 500 रुपए का। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है हमारी डिमांड एंड सप्लाई। तो जिसकी जितनी ज्यादा डिमांड होगी, उसका उतना ही ज्यादा प्राइस बढ़ता जाएगा, प्राइस इंक्रीज होगी। और जितना ही डिमांड कम होगी, उतना ही प्राइस डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, बढ़िया है भैया, बढ़िया है। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट अगेन आ जाती है। तब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्रोटेक्शनिज्म की एक लेयर बनाती है। तो जैसे कि हैरी पॉटर में वो पूरी प्रोटेक्शन वाली लेयर बनाते हैं हॉगवर्ट्स के ऊपर, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपके जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती है। अब भैया डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या मतलब हो जाता है। तो देखो जरा, यहाँ पर जैसे कि मैं इंडिया की बात करता हूँ। सो इंडिया की टेरिटरी के अंदर, जो भी इंडिया की टेरिटरी है, उसके अंदर जो भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज आती है, उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि भैया यहाँ पर हम टैरिफ, कोटा और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए। ये क्या होता है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। बस अभी आपको इतना समझना है कि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन हम लगा रहे होते हैं, जो ताकि यहाँ पर के जो लोग हैं, अपने यहाँ के जो लोग हैं, वो बाहर से ना इंपोर्ट करके डोमेस्टिक इंडस्ट्री से खरीदें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलता हूँ भैया ये घड़ी खरीदना है, तो एक है कि आप एक घड़ी बाहर से बुलवाओ अमेरिका से, और एक है कि आप इंडिया से खरीदो। तो इंडिया से खरीदोगे तो क्या होगा भैया, यहाँ का जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको ज्यादा फायदा होगा। समझ में आ रहा है। ट्रेड का लिबरलाइजेशन करना, लिबरलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको यहाँ पर बैरियर तो लगाना है, रिस्ट्रिक्शन तो लगाना है, लेकिन उसमें कुछ कुछ रिड्यूस भी करना पड़ता है। पर भैया हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको तो भैया मतलब अगर बाहर से तो बंद ही करवा दो। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब लोग किसके पार्ट है बेटे, WTO के पार्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। और वो यही बोलता है कि अपनी जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है उसको कम से कम रखो, ताकि यहाँ पर फ्री एंड ओपन मार्केट हो सके, ट्रेड हो सके, ग्लोबलाइजेशन हो सके। तो बस यही है, कुछ कही सुनी बातें हैं, तो इसके कारण हमको ट्रेड पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन को कम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब इसी ट्रेड कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पर काम में लेते हैं। तो कौन से पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चलो जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अपनी ट्रेड पॉलिसी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसका यूज करके यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करेगी। अगर आप चाइना से बहुत ज्यादा माल बुलवा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका फोन कवर्स, आपके फोन कवर जितने भी आप फोन कवर लगाते हो ना, बैक में कवर लगाते हो, ये सब चाइना से आते हैं। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ टूल्स का यूज करेगी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए होता है, ये चीज याद रखना। सेकेंड चीज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नेगोशिएशन ऑब्लिगेशन होते हैं, यानी कि हम कुछ कुछ जगह पर नेगोशिएट भी करते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना से ये जो फोन है, आईफोन है, सब लोग चाइना वाला आईफोन खरीद रहे हैं, तो हम एकदम से उसको बंद नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, कुछ नेगोशिएशन कर लेंगे अपने मल्टीलैटरल और बायलैटरल ट्रेड में। मल्टीलैटरल का मतलब क्या हो जाता है, जब हम एक से ज्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब मैं टू और मोर कंट्रीज के साथ क्या कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं उससे क्या बोलूंगा, मल्टीलैटरल। और बायलैटरल मतलब सिर्फ दो,
जब सिर्फ दो कंट्री यानी कि इंडिया और चाइना बस कर रहे हैं अगर ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बायलैटरल ट्रेड बोलूंगा। तो इससे मेरी ट्रेड पॉलिसी पूरी की पूरी बन रही होती है। तो ऐसे करके यहाँ पर हमको एक इंट्रो तो मिल चुका है, बहुत भयंकर इंट्रो था पर मजा आया। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि टैरिफ का यहाँ पर मतलब क्या हो जाता है। अब अगर मैं टैरिफ के ऊपर चलता हूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है इसकी डेफिनेशन को समझना। सो टैरिफ आर टैक्सेस और ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब देखो टैरिफ जो होता है वो यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में लग सकता है, पर मेनली हम लोग इसको इंपोर्ट के ऊपर अभी पढ़ने वाले हैं। सो टैरिफ का मतलब क्या हो जाता है कि मैं ऐसे कुछ टैक्सेस या फिर कस्टम ड्यूटीज लगा रहा हूँ। यानी कि जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई भी सामान आप खरीदने जाते हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिज्जा खरीदने के लिए जाते हो, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तो आपने एक पिज्जा खरीदा, तो अगर वो पिज्जा 100 रुपए का है, तो आपको इसमें 10 रुपए एडिशनल क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। सिमिलरली अगर आप ये पिज्जा कहां से डिलीवरी करवाते हो, अमेरिका से करवाते हो, ठीक है, तो अगर आप अमेरिका से पिज्जा बुलवाते हो, अमेरिकन पिज्जा, सो उस पिज्जा को बुलवाने के लिए आपको यहाँ पर 100 रुपए के साथ साथ एक 20 रुपए की क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। पर इस टैक्स को क्या मैं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा एक ड्यूटी, या फिर इसको मैं बोलूंगा टैरिफ। तो यहां पर मैंने ये क्यों किया, वाई आई मैंने यहाँ पर टैरिफ क्यों लगाया, ताकि लोग ये देखें कि भाई अगर वो इंडिया के अंदर से खरीदते हैं तो उनको 100 + 10 यानी कि 110 रुपए का पिज्जा मिल रहा है। बट वही अगर वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो इनको 120 रुपए लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोग डिस्करेज हो जाएंगे बाहर से पिज्जा खरीदने में, अमेरिका से पिज्जा खरीदने में, वो इंडिया से ही पिज्जा ऑर्डर करेंगे। समझ में आ रहा है, आगे जाकर के ऐसा जरूर होगा कि आपको जो डिलीवरी है वो इंटरनेशनली भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आता है कि दीज वेरी बाय द कमोडिटी और द चार्ज एट द बॉर्डर व्हेन गुड्स मूव फ्रॉम वन कस्टम टेरिटरी टू अनदर। यानी कि ये तभी चार्ज किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर आपने तमिलनाडु से कोई चीज बुलवाई तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, ऐसा नहीं है। ये तब किया जाता है जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री यहाँ पर गुड्स लेकर के आते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान से कुछ चीज बुलवा रहा हूं, तो पाकिस्तान मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है, तो यहाँ पर इंडिया पर लाने के लिए आपको एक इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। वेरी गुड है, वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कम होती है, वही यहाँ पर एक चीज बताई गई है। ये हम क्यों लगा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, गवर्नमेंट ये इसलिए लगा रही है ताकि यहाँ पर मार्केट को एक्सेस कर सके। तो देखो होता क्या है कि टैरिफ जो होते हैं इससे आप रेगुलेट कर सकते हो मार्केट एक्सेस को, समझना बात को। अगर यहाँ पर चाइना की अगर मैं बात करता हूँ, चाइना देखो यार ऐसी जगह है ना, उसने इतना मार्केट का इंडस्ट्रियलाइजेशन करके रखा है ना, वो हर चीज बल्क में बनाता है। चाइना में हर चीज क्या होती है बेटा, बल्क में बनती है। अब बल्क में बना करके क्या करेगा, इंडिया में डाल देगा उठा करके माल। और इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, दिवाली के टाइम पर लाइट्स खरीदते हैं, झालर खरीदते हैं, अच्छी सारी लाइट्स खरीद रहे हैं, भयंकर, क्योंकि पता है भैया खरीद रहे हैं। जो आप फटाके खरीद रहे हो, क्रैकर्स खरीद रहे हो, इसमें से बहुत सारे चाइना से आ रहे हैं, सब चाइना का माल है। लाइट्स चाइना से आ रही है, फोन कवर चाइना से आ रहे हैं, जितने टेक्निकल आपके आइटम्स होते हैं, जितने भी चार्जर होगा, उसका केबल होगा, मैक्सिमम चीजें चाइना में बनी हुई हैं। तो चाइना तो यहाँ पे बल्क में बना रहा है, इंडिया में डाल रहा है। तो चाइना ने क्या किया, इंडिया का मार्केट एक्सेस कर लिया। तो इसको रोकने से और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए टैरिफ यहां पर इंडियन गवर्नमेंट लगा रही है। समझ में आ रहा है, तो पहला तो ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा हो गया रिलेटिव प्राइस का। प्राइसेस से कैसे, सो अगर आपने इंपोर्ट लगा दिया, ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, आपने टैरिफ लगा दिया इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, तो उसका जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको यहां पर भी एग्जाम्पल दिया था कि यहां पर जो पिज्जा था पहले वो 110 रुपए का था, लेकिन अगर मैं चाइना से बुलवाता हूं तो भाई पिज्जा 200 रुपए का हो गया, क्योंकि मैंने इस पर क्या कर दिया, हैवी टैरिफ लगा दिया। तो आप यहां पर डिस्करेज हो जाओगे चाइना से पिज्जा ऑर्डर करने में, आप इंडिया में ही पिज्जा खाओगे। सेम चीज आईफोन के साथ भी जाती है, तो अभी आईफोन का एग्जाम्पल भी लेकर के आएंगे। अच्छा, प्राइस का इंपैक्ट क्या हो जाएगा, वही चीज बोल दी है कि टैरिफ जो होता है वो यहाँ पर प्राइसेस को बढ़ा देता है डोमेस्टिक मार्केट में। तो यहाँ पर ये भी एक चीज हो जाती है, समझ में आ रहा है। सो अब जैसे कि यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको आईफोन का। तो होता क्या है कि अगर आप अमेरिका से आईफोन लेकर के आते हो तो आईफोन आपको ना सस्ता पड़ता है। आपको ये चीज पता होगी शायद, आईफोन अमेरिका में बहुत सस्ता होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में ही उसका प्रोडक्शन हो रहा है। जो एप्पल की कंपनी है उसके हेडक्वार्टर्स भी अमेरिका में है। तो अमेरिका में ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो अमेरिका में आईफोन का प्राइस बहुत ही ज्यादा लो होता है। लेकिन जब वो इंडिया आता है,
तो इसका जो प्राइस होता है बेटा वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर आईफोन मिल रहा है आपको 80,000 का, तो इंडिया में आकर के वो 1 लाख रुपए तक का पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में एक कस्टम ऑफिसर खड़ा होता है और वो बोलता है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो आईफोन को इंडिया में, इंडिया का यहाँ पर एक बंदा बैठा हो, समझ लो मैं बैठा हूँ, मैं अगर अमेरिका से 80,000 में बुलवा रहा हूँ, मैं सोचा कि यार 80,000 में बुलवा लूँ, यहाँ 1 लाख का बेच दूंगा, तो ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर मुझे 20,000 की कस्टम ड्यूटी यहाँ पर देना पड़ा, यानी कि मेरी टैरिफ यहाँ पर लग गया। सो मुझे ये 1 लाख रुपए को पड़ा। तब मैं इसको फर्दर कितने का बेचूंगा? 1,20,000 का बेचूंगा इंडिया के अंदर, ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस ड्यूटी से, इस टैरिफ से आपका पूरा का पूरा जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, प्राइसेस है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। समझ में आ रहा है? तो ये एक चीज हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ड्यूटी है वो लगाई कैसे जाती है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ तो होता होगा कि भाई कैसे ड्यूटी को लगाना है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ गोल्स हैं, इसको मैं एज अ होमवर्क आपको देता हूँ, एक बार आप रीड कर लेना कि क्या गोल हो जाते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है टैरिफ लगा करके, डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन हो रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और टैरिफ का स्केड्यूल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कुछ रेट्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पर वो टैरिफ लगा रहे हो। अब कैसे लगाएंगे? दो तरीके की चीजें। सबसे पहले आता है स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, तो बहुत ध्यान समझना, यहीं से पूरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स पर, समझना बात को, जब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स पर क्या कर रहा हूं, आपका टैरिफ लगा रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? स्पेसिफिक टैरिफ बोलूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हो अमेरिका और आप अमेरिका से एक मोबाइल फोन इंपोर्ट करके ले आते हो, यानी कि एक आईफोन आपने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, एक आईफोन पर आपको 1,000 रुपए देना पड़ेगा एज अ टैरिफ, ठीक है। अब आपने क्या किया, चलो यार अमेरिका गए हैं, चलो सिस्टर के लिए भी ले लेते हैं, दीदी के लिए भी ले लेते हैं। तो आपने अगर 2 आईफोन लेकर के आए, तो अब आपकी जो ड्यूटी है वो यहां पर कितने की बन जाएगी? 1,000 × 2। तो यहां पर आपका जो टैरिफ है वो 2,000 रुपए लग गया 2 आईफोन के ऊपर। अगर आप 3 लेकर के आए तो 3,000 लगेगा। यानी कि डिपेंड किस पे करता है कि आप कितने नंबर ऑफ आईफोन से लेकर के आते हो। सिमिलरली यहां पर अगर हम पढ़ते हैं तो हमको भी सेम चीज दी गई है कि जो एक स्पेसिफिक टैरिफ होता है, बेसिकली वो किस पे लगता है? फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट, पर यूनिट पर लगेगा, और एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा कि भैया इतना अमाउंट है, 1,000 रुपए, आप जितना यूनिट लेके आओगे उतने पे लगेगा। स्पेसिफिक टैरिफ जो होता है 1,000 रुपए का, मे बी इम्पोज ऑन ईच इंपोर्टेड बाइसिकल। तो अगर मैं बाइसिकल की बात करता हूं, तो 10 बाइसिकल लेकर के आओगे तो 1,000 के हिसाब से 10,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 10,000 रुपए आपका बन जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये आपका एमसीक्यू बना सकता है। तो एमसीक्यू के लिए पढ़ लो कि अगर आप यहां पर स्पेसिफिक टैरिफ लगाते हो तो इससे क्या हो जाता है बेटा, आपका डिक्रीज हो जाता है एज द प्राइस ऑफ इंपोर्ट इंक्रीजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब इसको समझना पड़ेगा अपन को। अगर मैं एक आईफोन की बात करता हूं, ठीक है, आईफोन की तरह मैं अगर यहां पर बात करता हूं तो क्या हो जाता है, देखो, अगर आप यहां पर स्पेसिफिक में, चाहे आप 1 लाख का आईफोन लेकर के आओ, चाहे 10 लाख का लेकर के आओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं यहां पर 1,000 रुपए का फिक्स्ड प्राइस ही लगाऊंगा। समझ में आ रहा है? आप चाहे 1 लाख का आईफोन लाओ, चाहे 10 लाख का लाओ, मैं यहाँ पे गिनूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, मेरा यहाँ पर फोकस है। तो यहाँ पर मेरी जो इंपोर्ट ड्यूटी मुझे कितने की मिली? सिर्फ 1,000 ही रुपए की मिली। पर बंदा यहाँ पर 10 लाख रुपए का आईफोन ला करके बेच रहा है, तो 10 लाख का आईफोन लेकर के आया, 1,000 रुपए गवर्नमेंट को दिया, और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये खेल हो गया। तो यहां पर प्राइस बढ़ने से मैं उतना ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाया अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। इसका एक और एग्जाम्पल ले लो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर 1 लाख रुपए का आईफोन लेकर के आता हूं, समझना बात को, और 1 लाख के ऐसे दो दो आईफोन लेकर के आए, तो मेरा टोटल प्राइस कितना बन गया? टोटल कितना हो गया? 2 लाख रुपए। लेकिन मुझे क्योंकि फिक्स अमाउंट था, तो सिर्फ 2,000 रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ा। लेकिन 2 लाख रुपए का आईफोन ला करके मैंने आराम से बेच दिया, तो मेरे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स यहां पर नाराज हो गए, और क्योंकि वो नाराज हो गए तो यहां पर मैं उनको ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो अगर प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर हम वैल्यू को नहीं काउंट कर रहे हैं, किसको? वैल्यू को यहां पर काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।
समझ में आ रहा है? कस्टम वैल्यूएशन इज नॉट रिक्वायर्ड एज द बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स। समझ में आ रहा है? तो हमने वैल्यूएशन नहीं किया गुड्स एंड सर्विसेज का, हमने सिर्फ क्वांटिटी का वैल्यूएशन किया। अब अगर मैं यहाँ पर एड वोलरम टैरिफ की बात करता हूं तो ये स्पेसिफिक टैरिफ का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। स्पेसिफिक टैरिफ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो अमाउंट लग रहा है, जो भी टैरिफ लग रहा है, वो एक यूनिट पर लग रहा है। ठीक है, एक यूनिट पर हम लगा रहे हैं। बट एड वोलेरम में अब हम लोग इसकी मॉनेटरी वैल्यू पर लगाएंगे। मॉनेटरी वैल्यू समझ रहे हो तुम? यानी कि जितने का भी तुम इंपोर्ट करोगे सामान, उस पर तुम्हारा एक टैरिफ यहां पर लगने वाला है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर अब तुम आईफोन बुलवाते हो तो मुझे आईफोन की क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं। आईफोन कितने बुलवाते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं देखूंगा तुमने कितने के आईफोन बुलवाए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 10 लाख के आईफोन बुलवाते हो तो मेरा जो एड वोलरम यहाँ पर टैरिफ है, मेरे को इसकी स्पेलिंग नहीं आती है, ये कितने की है भाई? 10% का है। तो मैं डायरेक्टली 10 लाख का 10% यहाँ पर लगाऊंगा और यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 1 लाख रुपए। सो 1 लाख का जो टैरिफ है वो डायरेक्टली तुम्हें गवर्नमेंट को एज अ टैरिफ देना पड़ेगा, और यहाँ पर तुम्हें एड वोलरम टैरिफ यहाँ पर तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। सो खेल यहाँ पर क्या था कि अगर मैं स्पेसिफिक टैरिफ की बात करता हूँ तो वो यहाँ पर ये नहीं देखता कि तुम्हारी वैल्यू क्या थी, कि तुमने 10 लाख का बुलवाया, चाहे 20 लाख का बुलवाया, चाहे 1 लाख का बुलवाया। वो यहाँ पे देख रहा था भैया क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बुलवाई है। अगर तुमने 10 बुलवाई है, मैं 1000 इंटू 10 करूंगा, 10,000 बनेगा। लेकिन ये देखेगा मॉनेटरी वैल्यू कि तुम्हारा आईफोन कितने का है, तुमने कितने के गुड्स यहाँ पर क्या करे हैं, इंपोर्ट करे हैं। सो ऐसे करके यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू लग जाती है। इसका एडवांटेज यही होता है कि इससे आपको एक प्रोटेक्टिव वैल्यू मिलती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए। तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस एड वोलरम और स्पेसिफिक टैरिफ में यही होता है कि ये प्रोटेक्टिव वैल्यू नहीं दे पा रहा है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव वैल्यू दे रहा है। कैसे? उसकी मॉनेटरी वैल्यू पर टैक्स चार्ज करके। इस पर तो आप भाई चाहे 10 लाख का भी आईफोन बुलवाओ, लेकिन अगर आपने एक बुलवाया तो आपका टैरिफ कितना हुआ? 1 ही हजार हुआ। लेकिन यहां पर वही टैरिफ अगर आपने 10% लगाते हो एड वोलोरियम में, तो आपको 10 लाख का 1 लाख रुपए मिल रहा है। यहां 10,000 मिल रहा है, यहां 1 लाख मिल रहा है, तो फायदा हुआ ना ज्यादा। यहां पर आप प्रोटेक्टिव वैल्यू दे रहे हो। यहां पर ये एक रिस्क भी जनरेट करता है, जिसका नाम हो जाता है कि ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स बताता है टू इनवॉइसेस टू रिड्यूस टैक्स। अब देखो लोग क्या करते हैं ना, लोगों को पता है कि भाई जितने का बिल बनेगा उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगेगा, तो क्या करेंगे, बिल कम करवा देंगे। ये सेम चीज इंडिया में भी होती है। कुछ चीज खरीदने जाएंगे, बिल नहीं लेंगे, वे बिना बिल के दो, क्यों? जीएसटी बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एड वोलरम टैरिफ में भी आप यहाँ पे इनवॉइस में कम पैसा डालते हो, क्योंकि बिल यहाँ पर लेना तो पड़ेगा ही भाई, बनाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने कम वैल्यू डाल दी। 10 लाख का आईफोन लेकर के आए, लेकिन सिर्फ शो कितना किया कि हम 5 लाख का लेकर के आ रहे हैं, ताकि आपका टैक्स यहाँ पे रिड्यूस हो जाए। तो ऐसे करके यहाँ पर एक रिस्क होती है कि अगर आपने ज्यादा ही एड वोलरम टैक्स लगा दिया तो यहाँ पर आपके लोग जो है आपसे झूठ बोलने लगेंगे, और यहाँ पर मतलब एक तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होने लग जाएंगी। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे के टैरिफ। तो देखो ये जो दो थे ना, ये आपके मेन टैरिफ थे, ये मेन टाइप्स ऑफ टैरिफ हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो अदर टाइप्स के टैरिफ हैं, जो कि इनका ही कॉम्बिनेशन बना करके मिलते हैं हमको। चलो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मिक्स्ड टैरिफ आपका आता है, यहाँ पर क्या हो जाता है ये, तो आपने जो अभी ऊपर पढ़ा था स्पेसिफिक टैरिफ, यानी कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे लगता है, रिस्क है, और एक एड वोलरम में आ रहा है बेटा, जो कि आपकी मॉनेटरी वैल्यू पर लगता है, उसी का ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है भैया, हम एक कॉम्बिनेशन लेकर के आएंगे। हम यहाँ पर स्पेसिफिक टैरिफ और एड वोलरम टैरिफ दोनों लगाएंगे, लेकिन कैसे लगेगा? जो कि ज्यादा होगा हम उसको लगा देंगे, यानी कि विच एवर इज हायर। तो इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप काजू कतली लेकर के आते हो, हाँ भैया एग्जाम्पल अच्छा है, एग्जाम्पल बढ़िया है, चलो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप काजू कतली लेकर के आते हो, और ये जो काजू कतली है ना, ये आप कहाँ से लेकर के आए? बाहर से लेकर के आए। तो अगर मैं स्पेसिफिक टैरिफ की बात करता हूं तो वो तो नंबर ऑफ यूनिट्स पे लगता है। तो अगर आप 10 काजू कतली लेकर के आते हो, ये क्या है बेटा? क्वांटिटी है। तो आपको एक काजू कतली पर कितना टैरिफ देना पड़ेगा? स्पेसिफिक टैरिफ आपका है 100 रुपए का। तो मैंने देखा अगर आप 10 लेकर के आए तो यहां पर कितना हो गया बेटा? 100 इंटू 10 अगर मैं करता हूं, सो 1,000 रुपए का तो मुझे क्या देना पड़ा? अपना स्पेसिफिक टैरिफ देना पड़ा। स्पेसिफिक टैरिफ। अगर मैं इसी को कंपेयर करता हूं किससे? इसकी मॉनेटरी वैल्यू से। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 पीस की अगर मैं क्वांटिटी लेकर के आता हूं, तो मेरा यहां पर जो लगता है क्या, एड वोलेरम टैरिफ,
वो लगता है यहाँ पर 10%। तो अगर काजू कतली का प्राइस कितना है बेटा, अगर काजू कतली 1000 रुपए की आती है और 1000 रुपए में 10 पीसेस आते हैं, तो इसका 10% यानी कि 100 रुपए मुझे देना पड़ेगा एज अ एड वैलोरम टैरिफ। कैसे निकला भैया, मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पर जो काजू कतली का प्राइस है दैट इज 1000 रुपये। तो इसका मैंने क्या किया बेटा, 10% निकाला, सो मेरे से 100 रुपए सिर्फ मिला एज अ एड वैलोरम टैरिफ। तो अब मुझे बताओ कि मुझे एज अ गवर्नमेंट ज्यादा फायदा कहां पर है, क्या मुझे स्पेसिफिक टैरिफ में ज्यादा फायदा है या फिर एड वैलोरम में ज्यादा फायदा है? तो आप बोलोगे भैया स्पेसिफिक टैरिफ में ज्यादा फायदा है, तो मैं ये लगा दूंगा। तो मिक्स्ड टैरिफ का क्या मतलब हो जाता है कि जहां पर भी ज्यादा मिले वहां पर वो वाला टैरिफ लगा दो। तो मिक्स टैरिफ में या तो आप ये लगाओगे या तो ये लगाओगे। तो मुझे यहां पर स्पेसिफिक टैरिफ में ज्यादा फायदा था, तो मैंने स्पेसिफिक टैरिफ को लगा दिया। तो विच एवर इज हायर, ये चीज आपको पता होना इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो भैया ये तो समझ में आ गया। अब इसी के साथ साथ वाला, इसी से रिलेटेड यहां पर हो जाता है आपका कंपाउंड टैरिफ। अब देखो कंपाउंड टैरिफ को थोड़ा ध्यान समझना, इसमें ये दोनों ही लगते हैं। इसमें चॉइस थी ये लगाओ या ये लगाओ, इसमें दोनों ही लगेंगे। तो ये दोनों एडिशन है बेटा। कैसा लगेगा, समझना बात को, इसको मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर येलो कलर ले लेते हैं। अगर आप, मैंने आपसे ऐसा बोला कि अगर आप 10 आईफोन, फॉर एग्जाम्पल आप 20 आईफोन्स लेकर के आ रहे हो, तो हाँ नहीं नहीं, रुक जाओ। अगर आप यहाँ पर 15 आईफोन्स लेकर के आ रहे हो, ठीक है, पूरे परिवार के लिए आईफोन लेकर के आ रहे हो, तो अगर मैं यहाँ पर 10 आईफोन्स की बात करता हूं, तो पहले 10 आईफोन तक आपको यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, स्पेसिफिक टैरिफ लगेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो 10 से ज्यादा, तो बाकी के जो 5 आईफोन आपके बचते हैं, आपको उस पर क्या लगेगा, आपको उस पर लगेगा एड वोलोरम टैरिफ। ये मैंने कंडीशन लगा दी एज अ गवर्नमेंट। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि मैं क्या लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं बेटा कंपाउंड टैरिफ। यानी कि दोनों का यहां पर एडिशन कर दिया मैंने। सो 10 आईफोन की अगर आपकी वैल्यू 10 आईफोन थी और अगर मैंने इस पर एक फिक्स लगा दिया है कि आपको 1000 रुपए देना पड़ेगा, सो आपका यहाँ पर स्पेसिफिक टैरिफ कितना बन जाता है, 1000 × 10, दैट इज इक्वल्स टू 10,000 रुपए। तो जब आप 10 आईफोन लेकर के आए तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए देना पड़ा। लेकिन जब आप 5 आईफोन लेकर के आते हो तो इस पर तो आपकी वैल्यू पर लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए निकल जाती है। तो आपको 5 लाख का कितना, 10% यहाँ पे देना पड़ेगा। तो वो हो जाता है आपका 50,000 रुपए। तो ऐसे करके जो टोटल कंपाउंड टैरिफ मेरे पास आया दैट विल बी कितना, 60,000 रुपए। 10,000 रुपए यहां से, 50,000 रुपए यहां से। ऐसे करके मैंने यहां पर क्या किया, एक कंपाउंड टैरिफ बना दिया। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपना नेक्स्ट टैरिफ यहां पर आ जाता है टेक्निकल या फिर अदर टैरिफ। अभी टेक्निकल और अदर टैरिफ क्या बोल रहा होता है, चलो इसको ध्यान से समझते हैं। तो टेक्निकल और अदर टैरिफ में आपका आ जाता है कि इट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। अब देखो समझना बात को, टेक्निकल यानी कि जब हम लोग सारे टेक्निकल आइटम्स पर यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग टैरिफ लगाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक आईफोन लेकर के आते हो, तो आईफोन पर तो मैं भैया टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन उसके अलावा मैं अलग से, क्योंकि आईफोन का चार्जर तो आजकल आता नहीं है, आपने चार्जर लिया, इस चार्जर पर भी मैंने अलग से लगाया। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए की एक स्पेसिफिक टैरिफ इस पर लगा दिया। इसके अलावा अगर मैं ईयरफोन की बात करता हूँ, तो मैंने इस पर 2% का अलग से क्या कर दिया, यहाँ पर टैरिफ लगा दिया। तो ये एड वोलेरम वाला टैरिफ हो गया, ये इसकी वैल्यू पर लगेगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो जाता है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल और इसके साथ क्या आता है, बैक कवर आता है। बैक कवर पर मैंने लगा दिया। सिम पर मैंने चार्ज लगा दिया कि आपने सिम लिया है, सिम पर अलग से चार्ज लगेगा। आपने कुछ और एसेसरी लिया, पावर बैंक लिया, पावर बैंक पर भी लगेगा। तो मैंने हर किसी पर अलग अलग टैरिफ यहाँ पे लगा दिया। इस पे ऐसा नहीं रहता, आप कुछ भी लगा सकते हो। आप क्या बोलते हैं, आप स्पेसिफिक भी लगा सकते हो, एड वोलेरम भी लगा सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि आपने क्या किया है कि यहाँ पर सोलर पैनल के ऊपर तो 3,000 की ड्यूटी लगाई, पर अलग से आपने 50 रुपए पर केजी किस पर लगा दिया, बैटरी के ऊपर लगा दिया। तो आपने स्पेसिफिक और एड वोलेरम दोनों यहाँ पर लगा दिया। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, पर आप अलग अलग कंपोनेंट्स पर लगा रहे हो। तो इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान से सबकी डेफिनेशन आपको समझना जरूरी है।
अगर मैं यहाँ पर टैरिफ रेट कोटास की बात करता हूं, अब भैया ये क्या हो जाता है, तो सिर्फ नाम पढ़ो और नाम से समझो तभी ये याद होगा। तो टैरिफ रेट कोटा का मतलब होता है कि यहां पर मैं कोटास और टैरिफ दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। तो अगर आपका, समझना बात को, मैंने यहां पर एक कोटा लगा दिया। कोटा का मतलब क्या हो जाता है, वो वाला कोटा नहीं जो आप लोग रिजर्वेशन पे लगाते हो, पर उसी से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है। कैसा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे बोला कि अगर सिर्फ आप 10 क्वांटिटी लेते हो, ठीक है, आप किसी भी चीज की 10 क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बात करता हूं रसगुल्ला की, तो आप मस्त रसगुल्ला के डब्बे लेकर के आ रहे हो, तो अगर आप 10 डब्बे 10 कैन बुलवाते हो रसगुल्ला के, तो आपको यहां पर लोअर टैरिफ देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 5% टैरिफ यहां पे देना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आप 10 से ज्यादा बुलवाते हो, फॉर एग्जाम्पल 30 और बुलवाते हो, तो टोटल आपने 40 बुलवाया, 40 में से 10 पर तो आपकी लोअर क्वांटिटी लगी, लेकिन बाकी के 30 पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, 10% का टैरिफ देना पड़ेगा। तो अब आपने यहां पर क्या किया, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए यहां पर ज्यादा क्वांटिटी पर ज्यादा टैरिफ लगाया। तो लोग क्या करेंगे, कम इंपोर्ट यहां पर करेंगे, बिजनेसमैन भी यहां पर कम इंपोर्ट करेंगे क्योंकि यहां पर कम ड्यूटी लग रही है। तो यहां पर अगर वो ज्यादा बुलवाता है तो उसको ज्यादा ड्यूटी लगेगी और उसका प्राइस यहां पे इंक्रीज होगा, जो कि यहां पर डिस्करेज करता है कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पर उसके गुड को खरीदने में। तो लोग क्या करेंगे भैया, बाजू वाली दुकान से जाकर के यहाँ पर रसगुल्ला खाएंगे क्योंकि भैया इंपोर्टेड वाला तो महंगा हो गया है। क्लियर है बात? क्लियर है। तो यहाँ पर लोअर टैरिफ अप्लाइज टू इंपोर्ट्स विद इन द कोटा, हाई टैरिफ फॉर इंपोर्ट एक्सीडिंग द कोटा। तो जो भी कोटा को एक्सीड करेगा उसको ज्यादा टैरिफ यहाँ पे देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट यहां पर और ज्यादा इजी हो जाता है, वो बोलता है भैया मोस्ट फेवर्ड नेशन। नाम से पढ़ लो, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है कि जब आप कुछ फेवर्ड नेशंस को यहां पर कम टैरिफ लगाते हो, तो कौन से नेशंस हो जाते हैं, ये हो जाते हैं अपने डब्ल्यूटीओ वाले नेशंस। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, जितनी भी कंट्रीज उसमें आती हैं, ये सब लोग क्या करती हैं, एक नॉर्मल कोटा कहती है कि भैया हम तो आपसे इतना ही कोटा लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में 20% का कोटा चल रहा है, तो हमने क्या बोला कि हमारे जितने भी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं उन सबको मैं 15% पर क्या करूंगा, एक टैरिफ लगाऊंगा। ओ, तो यहाँ पर टैरिफ रेट मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया मेरे मोस्ट फेवर नेशंस के लिए। जैसे कि ऐसा होता भी है कि कभी कभी कहीं पर जाते हो, पहचान बताते हो तो ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, तो यहाँ पर टैरिफ पर भी एक तरीके का डिस्काउंट मिल गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि इंपोर्ट टैरिफ अप्लाइड टू डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज, ये तो हमको समझ में आ गया, अनलेस दे आर अ पार्ट ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ओ, पर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, तो चलो आओ इसको ध्यान से समझते हैं, समझना इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल नेपाल अपना भाई है, नेपाल तो अपन लोग से बहुत अच्छे रिलेशनशिप रखता है, नेपाल और इंडिया के। सो नेपाल और इंडिया ने क्या किया, ये दोनों ही डब्ल्यूटीओ के अंदर आते हैं, दोनों ही डब्ल्यूटीओ मेंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने अपना एक सेपरेट प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट बना लिया। प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट मतलब इन दोनों का पर्सनल एग्रीमेंट है ये। इस पे इन्होंने बोला कि डब्ल्यूटीओ जो है वो क्या बोल रहा है, भैया 15% की हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से ट्रेड लेंगे, टैरिफ लेंगे। बट इन लोगों ने खुद में आकर के, क्योंकि भाई भाई हैं, हिंदू चीनी भाई भाई ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो खेल क्या हो गया यहाँ पर, समझना बात को। इन लोगों ने बोला कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपसे सिर्फ 10% का टैरिफ लेंगे। ओ, सिर्फ 10% का लेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन लोग भाई भाई, अपन ने एक अलग से यहाँ पर क्या किया है, एक एग्रीमेंट पर आए हैं। पर क्या ये 20% हो सकता है? नहीं हो सकता। हमेशा ये रहेगा, तो ये हमेशा आपका जो डब्ल्यूटीओ वाला, ये मिट नहीं रहा है, आप शायद मिट जाएगा, ये जो डब्ल्यूटीओ वाला है उसके रेट से हमेशा कम रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये 10% हो सकता है, 12% भी हो सकता है, पर 15% से हमेशा कम रहेगा, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर दोनों लोग आते हैं। तो हमेशा आपका जो प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट है वो हमेशा आपके डब्ल्यूटीओ वाला जो एग्रीमेंट है उससे हमेशा कम ही रहेगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो बाकी कंट्रीज से इंडिया अगर अमेरिका से कर रहा है तो वो 15% ही टैरिफ लगाएगा, पर नेपाल के केस में क्योंकि वो एक स्पेशल प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट में गया है, तो वो 10 या 12% जितना भी डिसाइड हुआ है उस पर कर सकता है। तो यहां पर यही लाइन बोली गई है कि जो एमएफएन रेट्स होते हैं, इट इज हाईएस्ट टैरिफ इम्पोज बाय द डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। तो वो हाईएस्ट टैरिफ होता है, इससे ज्यादा आप टैरिफ नहीं लगा सकते हो, ठीक है, डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के ऊपर। तो अगर पाकिस्तान डब्ल्यूटीओ का मेंबर नहीं है, हाइपोथेटिकली सोचना, अगर वो मेंबर नहीं है तो हम उसके ऊपर 50% भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है भैया, बढ़िया है। चलो
अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेरिएबल टैरिफ। अब देखो, लगता है भाई डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। वेरिएबल का मतलब समझते हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल टैरिफ यानी कि जो कि चेंज हो सकता है, बार बार चेंज हो सकता है, जो कि फिक्स नहीं किया हमने। अब अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है एडजस्टेड टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन लाइन विद द डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइसेस। अब भैया इसका मतलब क्या हो गया? तो यहां पर एक वर्ड आ जाता है डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइसेस, पहले इसको समझ लो। यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, जब तक जो प्राइस है एक इंपोर्टेड गुड का वो हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस तक नहीं आ जाता है, तब तक हम उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते रहेंगे। इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे कि मैं नीचे चला जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर चाइना जो है, वहां से आप एक वॉच मंगवाते हो, अच्छी लग्जरियस वॉच बोलवाते हो, ठीक है, और यही सेम वॉच इंडिया में भी मिलती है। हाँ भैया, इंडिया में भी मिलती है, लेकिन इंडिया में इस वॉच का जो प्राइस है दैट इज 1 लाख रुपीज। लग्जीरियस है ना, तो 1 लाख रुपए की है। पर चाइना में सेम जो प्राइस है वो कितने का है? वो है 95,000 का। तो यहां पर जो चाइना का सप्लायर है वो क्या करेगा, 95,000 में यहां पर इंडिया में वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर देगा, यानी कि इंडिया ने बेसिकली इंपोर्ट कर लिया 95,000 की वॉच। अब यहां पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा, गवर्नमेंट ने कहा भैया 1 लाख रुपए की वॉच यहाँ पर बेच रहे हैं और ये वही चीज को 95,000 में दे रहा है, तो इंडियन कंज्यूमर तो पक्का यही वाली चीज खरीदेंगे, चाइना वाली चीज खरीद लेंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया, ये बोला कि चाइना से अगर आ रहा है और मेरा डोमेस्टिक प्राइस, ये क्या है बेटा, आपका डोमेस्टिक प्राइस है, तो ये जो है इसको मुझे डोमेस्टिक प्राइस की इक्वल लेकर के आना है। यानी कि यहां पर गवर्नमेंट बीच में आई और उसने क्या कर दिया, यहां पर आकर के 5,000 की यहां पर ड्यूटी लगा दी। तो अगर मैं इसके ऊपर 5,000 की ड्यूटी लगा देता हूं, 5,000 की ड्यूटी लगा देता हूं, तब ये कितने का बन जाएगा, 1 लाख का बन जाएगा, सेम प्राइस पे आ गया। अच्छा, सिमिलर क्या हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल नेपाल आ जाता है, यहां पर नेपाल नहीं, श्रीलंका आ जाता है। श्रीलंका ने बोला कि हम भी सेम घड़ी बनाते हैं और हम यहां पर 90,000 पर सेम घड़ी बना देते हैं। जो चीजें 95 पे, जो अपना 1 लाख पे, ये 90,000 पे बना रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बीच में आकर के इनके ऊपर कितना लगा देगी, यहां पर इनके ऊपर 10,000 रुपए का यहां पर लगा देगी। क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक प्राइस से मिलना चाहिए, तो 10,000 का टैरिफ यहां पे लगा दिया। तो यहां पर डोमेस्टिक प्राइस के हिसाब से ही टैरिफ लगता है, ये हमेशा अपन लोग याद रखेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, वेरिएबल टैरिफ है। जो कंट्री जहां पर जैसा करेगी उसको हम वैसा ही यहां पर सबक सिखाने वाले हैं। जितना कम प्राइस उतना ही टैरिफ लगा करके बढ़ा देंगे उसके प्राइस को, और डोमेस्टिक प्राइस के यहां पर तक लेकर के आ जाएंगे, उस लेवल तक लेके आएंगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे किस पर पूछ सकते हो भैया, कमेंट सेक्शन पर आप मुझसे पूछ सकते हो कि भैया मुझे ना ये वाला टैरिफ समझ में नहीं आया, तो आपको अलग से अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उसको समझा दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी, तो प्लीज ज्वाइन कर लो ताकि सारी इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स वगैरह सब कुछ वहीं पे मिल जाए। हाँ, फाइनली यहां पर आता हमारा प्रेफरेंशियल टैरिफ, जिसको मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, पर फिर से आ चुका है। सो बेसिकली ये कौन सा टैरिफ हो जाता है बेटा, ये एक लोअर टैरिफ हो जाता है जो कि हम लोग इंपोर्ट्स में अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि WTO में अगर चल रहा है 15%, तो मैं यहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रेड यानी कि अलग से एक ट्रेड पॉलिसी बना रहा हूँ बाकी कंट्रीज के साथ, और वहां पर मैं सिर्फ 10% का ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है, 10% सिर्फ टैरिफ यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहां पर ऐसा एक एग्जाम्पल आता है जो कि आपको क्वेश्चन में शायद आ सकता है, दैट इज नाफ्टा। नाफ्टा का मतलब आता है ये एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट था, किसके बिटवीन था, यहां पर कनाडा, मेक्सिको और यूएसए के बीच में। और ये क्या बोलता था कि यहां पर हम एक दूसरे से जीरो टैरिफ लेंगे। ओ, यानी कि अगर इंडिया से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उस पर 20% टैरिफ जा रहा है, लेकिन वही कनाडा और मेक्सिको से आ रहा है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जीरो टैरिफ जा रहा है, यानी कि कोई ड्यूटी नहीं लग रही है। तो यहां पर फायदा हुआ, प्रोड्यूसर्स को फायदा हुआ, हाँ हुआ। तो यहां पर यूएसए, मेक्सिको और कनाडा ने अपने ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद तो एक प्रेफरेंशियल टैरिफ बना लिया, लेकिन बाकी सबको दुख पहुंचाने के लिए यहां पर एक 20% की ड्यूटी लगा दी। ये खेल होता है। तो प्रेफरेंशियल टैरिफ ऐसे चल रहा होता है। वेरी गुड है, वेरी गुड है। तो यहां तक भी अपन ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहां पर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज बाउंड टैरिफ। अब बाउंड टैरिफ का क्या मतलब हो जाता है, चलो जल्दी से देखते हैं। तो बाउंड टैरिफ बेसिकली आपकी क्या होती है बेटा, एक लीगल कमिटमेंट होती है।
बाउंड टैरिफ यानी क्या, बाउंड का मतलब समझ रहे हो, क्या बाउंड हो गए, आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया, अब आप उससे बाउंड हो गए, तो आपने अपनी क्रश को प्रॉमिस कर दिया था कुछ चीज का, अब आप उससे बाउंड हो गए। सिमिलर चीज यहां पर आती है। तो यहां पर आप क्या करते हो, एक लीगल कमिटमेंट देते हो, क्या करते हो, एक लीगल कमिटमेंट देते हो कि आप यहां पर टैरिफ को नहीं रेज करोगे, नॉट टू रेज द टैरिफ बियॉन्ड द सेट लेवल, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी एट द इन ट्रेड। सो बेसिकली हमने यहां पर क्या किया, हम गए यहां पर यूएसए के पास, और यूएसए के पीएम से क्या बोल करके आ गए, समझना बात को, यूएसए के पीएम से हमने बोल दिया कि भाई यहां पर जो अपना टैरिफ रहेगा यूएसए और इंडिया के बीच में, वो कितना रहेगा, वो टैरिफ रहेगा सिर्फ और सिर्फ 10%। ये हमने सेट कर दिया एक लेवल। तब यूएसए जब भी इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा सामान को, तो यहां पर कितनी ड्यूटी लगेगी, सिर्फ 10% की ड्यूटी लगेगी। ये हमने पहले से ही यहां पर सेटल कर लिया। समझ में आ रहा है, ऐसा होता भी है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर ये चीज हो गई, समझ में आ रहा है। लेकिन अब हम इसको रेज नहीं कर सकते, समझना बात को, अब हम इस ड्यूटी को रेज नहीं कर सकते। अगर हमने प्रॉमिस कर दिया 10% का, 10% पर ही यहां पर हमको टैरिफ लगाना पड़ेगा। बाउंड टैरिफ बिकम्स परमानेंट अनलेस रीनेगोशिएटेड विद कॉम्पनसेशन टू ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो बाउंड टैरिफ हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, परमानेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, हमने यहाँ पर और यहाँ पर रीनेगोशिएट नहीं किया अभी तक, यानी कि अगर हम बाद में फिर से नेगोशिएट करते दैट इज डिफरेंट, बट यहाँ पर परमानेंट हो जाते हैं। और अगर हमने इसको 10 से 15% कर दिया, मतलब प्रॉमिस करने के बाद भी यूएसए से हमने टैरिफ को बढ़ा दिया, तो हमको यहाँ पर कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अपने टैरिफ को यूएसए के साथ फिक्स्ड कर दिया, ये हो जाता। तो दिस इज अ बाउंड टैरिफ का एग्जाम्पल। तो ये हमने बाउंड हो गए, समझ में आ रहा है, जो प्रॉमिस किया वो निभाना पड़ेगा, वरना यहां पर कॉम्पनसेशन यूएसए को दिलवाना पड़ेगा। वेरी गुड है, वेरी गुड है, एक और इजी तरीके से हो गया। अब अगर यहां पर अप्लाइड टैरिफ की बात करता हूं, तो अप्लाइड टैरिफ भी इसी का पार्ट हो जाता है। तो यहां पर एक एक्चुअल टैरिफ आप चार्ज करते हो इंपोर्ट्स पर, जो कि यहां पर बाउंड टैरिफ से नीचे का होता है। यानी कि अब आपने क्या किया कि यूएसए के साथ तो आप चले गए, समझना बात को, यूएसए को आपने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपसे 10% का टैरिफ लूंगा, लेकिन वहीं पर आप क्या हुआ, आप पाकिस्तान के पास चले गए, नहीं पाकिस्तान तो नहीं, फॉर एग्जाम्पल भूटान के पास चले गए, भूत वाली जगह, भूटान। इसने क्या किया, यहां पर अपन ने बोला तुमसे सिर्फ 5% हम टैरिफ लेंगे। ओ, तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया अपना अप्लाइड टैरिफ, जो कि बाउंड टैरिफ से कम होता है। तो आपका एमसीक्यू कैसे आएगा, द टैरिफ विच इज लोअर देन द बाउंड टैरिफ, उसको क्या बोलते हैं, तो तुम बोलोगे भैया इसको अप्लाइड टैरिफ बोलते हैं। ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं है, आराम वाली चीज है, ठीक है, जो कि बाउंड टैरिफ से भी कम है। एस्केलेटेड टैरिफ का मतलब यहां पे क्या आता है, एस्केलेटेड, सोचो जरा, एस्केलेटेड टैरिफ की यहां पर बात की जा रही है। एस्केलेटेड मतलब कुछ ना कुछ हायर ही होगा। सो एस्केलेटेड टैरिफ में आप गुड्स को डिवाइड कर देते हो, किस में डिवाइड कर देते हो बेटा, आप गुड्स को डिवाइड कर देते हो फिनिश्ड गुड्स में और रॉ मटेरियल्स, समझना बात। तो अगर मैं किसी रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहा हूं, तो वो अनफिनिश्ड गुड है, अभी तक बना नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर जो पेन है ये प्लास्टिक से बना है, तो अगर मैं प्लास्टिक इंपोर्ट कर रहा हूं चाइना से, तो उस पर मैं अलग टैरिफ लगाऊंगा। और अगर ये पूरा पेन लेकर के आ रहा हूं चाइना से, यानी कि फिनिश्ड गुड लेकर के आ रहा हूं, तो उस पर अलग टैरिफ लगाऊंगा। तो यहां पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर मैं आयरन का ओर, जो कि क्या है बेटा, एक रॉ मटेरियल है, उस पर मैं 4% का टैरिफ लगा रहा हूं, लेकिन अगर मैं उससे स्टील पाइप बनवा करके लेके आता हूं, तो उस पर 12% का टैरिफ लग रहा है। बहुत ही ईजी है भैया, बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ दिक्कत करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम बस इतना समझो। क्या समझोगे यहाँ पर समझा देता हूं मैं तुमको, कि अगर तुम रॉ मटेरियल लेकर के आओगे, तो तुम्हारा अलग टैरिफ लगेगा, फॉर एग्जाम्पल लोअर टैरिफ लगा दिया 4% का। और अगर तुम फिनिश्ड प्रोडक्ट लेकर के आओगे, तो तुम्हारा 10% का टैरिफ लगेगा। इसलिए यहां पर क्या करती है कंपनीज आज के टाइम पर, वो फॉर एग्जाम्पल अगर जर्मनी में कैमरा बहुत अच्छा बनता है, तो वहां से वो पार्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। चाइना में उसका फ्रेम बहुत अच्छा बनता है, तो मोबाइल का फ्रेम वहां से बुलवा लेंगे, और बाकी के कंपोनेंट्स इंडिया से ले लेंगे।
तो अगर आप रॉ मटेरियल को 10 जगह से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको कम टैरिफ लग रहा है, पर अगर आप पूरा का पूरा मोबाइल फोन लेकर के आ रहे हो तो फिर यहाँ पर वो दिक्कत हो रही है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आईफोन के पार्ट्स तो डिफरेंट जगह से आते हैं, लाता वो चाइना से है, लेकिन अब उसने क्या करा है, असेंबल करना शुरू कर दिया है इंडिया में, और बोल दिया भैया इंडिया में बना, पर वो इंडिया में नहीं बना है। अभी भी उसके पार्ट जो हैं वो चाइना और बाकी जगह से आ रहे हैं, सिंगापुर से आ रहे हैं, सिंगापुर भी बहुत ज्यादा मोबाइल फोन में आगे है। तो यहां पर जब तक वो 100% इंडियन नहीं हो जाता तब तक हमारे प्राइसेस ज्यादा ही रहने वाले हैं आईफोन के इंडिया में। समझ में आ रहा है? तो इसको एक्सकलेटेड टैरिफ स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर आता है भैया प्रोहिबिटेड टैरिफ। प्रोहिबिटेड टैरिफ क्या हो जाता है, चलो जल्दी समझते हैं। सो प्रोहिबिटेड टैरिफ ये हो जाता है कि आपका टैरिफ इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो यहाँ पर प्रोहिबिटेड कर रहा है इंपोर्ट को। तो अगर मुझे किसी भी कंट्री को बहुत जल्दी से उसका जो उसको उसके प्रोडक्ट्स को बैन करना है, या फिर मुझे उसके प्रोडक्ट नहीं चाहिए बिल्कुल, तो मैं क्या करूंगा, बैन करने की बजाय इतना ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा उसमें, इतना हायर टैरिफ लगा दूंगा कि वो अपने आप ही लोग उसको इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, चाइना से मैंने देखा सिगरेट बहुत ज्यादा आ रही, मैंने इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया कि अब चाइना से लोग सिगरेट ही नहीं बुलवा पा रहे। ठीक है, इंडिया नहीं पीनी पड़ रही। समझ आ रहा? वैसे तो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। समझ में आ रहा है? बढ़िया है, बढ़िया है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज होती है जिसके थ्रू आप इंपोर्ट को ज्यादा करते हो। यानी कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या है बेटा, स्टूडेंट ज्यादा है, हाँ भैया स्टूडेंट ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स को लैपटॉप की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। और आपने देखा कि यार चाइना जो है वहां पर अच्छी क्वालिटी के लैपटॉप मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के। तो यहां पर आपने क्या किया कि भैया अब इसके इंपोर्ट को ज्यादा करना है आपको, तो इसके लिए आप क्या करते हो, इंपोर्ट पर सब्सिडी लगा देते हो। ओ भैया, समझ में आया? तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि भैया एचपी का लैपटॉप है, मुझे चाइना में सस्ता मिल रहा है, तो मैंने एचपी के लैपटॉप के ऊपर, वैसे कंपनी नहीं देखी जाती यहाँ पे, अगर मैंने लैपटॉप की अगर मैं बात करता हूँ, तो लैपटॉप के ऊपर मैंने क्या किया, कुछ सब्सिडी देना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? तो पेमेंट्स मेड पर यूनिट और परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर आप लैपटॉप को इंपोर्ट करते हो तो मैं यहां पर 10% की सब्सिडी आपको दूंगा, लूंगा नहीं बेटा, दूंगा। तो इससे लोगों ने क्या किया, बिजनेसमैन ने क्या किया, 10% की सब्सिडी ली किससे, गवर्नमेंट से, और यहां पर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया लैपटॉप को। तो इसको हम लोग नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ भी हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं। ये चीज बस याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्या मेरी स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इजी है, इंटर रिलेटेड है, बस समझो आगे बढ़ो, आपको भी ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ही आएगा, वो कौन सा होगा मैं वो अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। अब आगे अपना आ जाता है टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। अब यहाँ पर टैरिफ क्या कर रहा है बेटा, आपका ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहा है। अब समझना बात को। तो कभी कभी हम टैरिफ को कैसे यूज करते हैं, ताकि हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे डंपिंग और एक्सपोर्ट सब्सिडीज को खत्म कर सके। अब ये क्या हो जाता है भैया, इसको बहुत ही ध्यान समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। देखो होता क्या है, कभी कभी चाइना जो होता है ना, चाइना का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इंडिया में आधा ज्यादा चीजें चाइनीज प्रोडक्ट होती है। तो चाइना क्या करता है बेटा, हर चीज को बल्क क्वांटिटी यानी कि लार्ज क्वांटिटी में यहां पर प्रोड्यूस करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप जो मोबाइल फोन पर बैक कवर लगाते हो ना आईफोन में, जिसमें क्या बना होता है बेटा, अजीब अजीब से चित्र बने होते हैं। ठीक है, आईफोन का कवर, जैसे कि मैं तो ट्रांसपेरेंट यूज करता हूं, पर आपने अपने मोबाइल फोन के लिए क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट कवर समझ लो ऑर्डर किया। अभी ट्रांसपेरेंट कवर जो है इसने लार्ज क्वांटिटी में बनाया, और हम सब लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी चीज को आप लार्ज क्वांटिटी में बनाते हो तो आप उसके प्राइस को बहुत ज्यादा कम कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल चाइना ने यहाँ पर सरप्लस क्वांटिटी में क्या किया, ट्रांसपेरेंट कवर बना लिया, बैक कवर बना दिया सारे मोबाइल फोन का। अब ये यहां पर क्या करेगा, अगर ये ट्रांसपेरेंट कवर इंडिया में इसकी प्राइस कितनी है बेटा, ध्यान समझना, इंडिया में इसकी प्राइस है समझ लो 200 रुपए, 200 रुपए का कवर मिल रहा है। लेकिन चाइना में, क्योंकि इनने बल्क क्वांटिटी में बनाया, तो चाइना में इसका जो प्राइस है बेटा, चाइना में कितने का हो गया, यहां पर सिर्फ 50 रुपए का। अब चाइना यहां पर क्या करेगा, वो ये सोचेगा, चलो मैं क्या करता हूं, बल्क क्वांटिटी में इंडिया में इसको एक्सपोर्ट कर देता हूं, डंप कर देता हूं। तो जब किसी भी चीज को, समझना बात को, जब किसी भी चीज का जो मार्केट प्राइस होता है,
मार्केट प्राइस समझ रहे हो, मार्केट प्राइस कितना है बेटा, मार्केट प्राइस है कि समझ लो चाइना में 200 का बिक रहा है, पर क्योंकि चाइना ने यहाँ पर क्या किया, इसको बल्क क्वांटिटी में बनाया, सरप्लस में बनाया, तो उसका प्राइस कम हो गया, 50 रुपए हो गया। अब वो ये सोच रहा है कि चलो इंडिया में जाकर के इंडिया का जो ट्रेड है उसको क्या कर दूं, डिस्टॉर्ट कर दूं, यानी कि तबाही मचा दूं इंडिया में आकर के। 50 रुपए में अगर 200 रुपए का अगर 50 में मिल रहा है, बताओ तुम खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि भैया खरीदोगे कि नहीं, बिल्कुल खरीदोगे, और बल्कि 2-3 खरीद लोगे कि भैया आगे जाकर भी काम आएगा। सो यहाँ पर आपने क्या किया, चाइना में यहाँ पर क्या किया, डिस्टॉर्ट करने के लिए यहाँ पर डंपिंग कर दी, इसी को अपन डंपिंग बोलते हैं। जब मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पर यहाँ पर क्या हो जाता है, डंप कर देते हो आप किसी भी चीज को। एक्सपोर्ट सब्सिडी का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देती है, यानी कि एक्सपोर्ट करने पर आपको पैसा देती है एज अ प्रोड्यूसर। तो अगर चाइना की गवर्नमेंट यहां पर बोलते कि जाओ बेटा तुम कवर बेचो 50 रुपए का, हम यहां पर तुमको सब्सिडी दे रहे हैं 10 रुपए की, यानी कि टोटल फायदा तो हो रहा है ना, यहां पर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए यहां पर इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, टैरिफ के रिस्पॉन्स पर टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स यूज करेगी इन ट्रेड डिस्टॉर्शन के लिए। तो यहां पर वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, यहां पर टैरिफ लगा देगी, ताकि यहां पर जो डंपिंग की जो प्रोसेस है और जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है ये रुक जाए। समझ में आ रहा है, वेरी गुड है बेटा, वेरी गुड है, नहीं समझ में आया तो बता देना। नेक्स्ट पॉइंट भी सेम ही चीज है, जो मैंने आपको बता दिया उसी को इनने नेक्स्ट पॉइंट पर लिख दिया, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, पर तुम टाइम वेस्ट नहीं करोगे। एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी सेम हो जाता है, जब यहाँ पर आप इंपोर्ट्स पर क्या लगा कर रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो, जो कि बिलो द मार्केट प्राइस पर बिक रही है, ताकि आप अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को यहाँ पर बचा सको। समझ में आ रहा है, तो अगर स्टील को कम प्राइस पर बेचा जा रहा है मार्केट प्राइस से चाइना के द्वारा, तो यहाँ पर इंडिया उस पर क्या करेगी, टैरिफ लगा देगी। बढ़िया है, बढ़िया है। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज भी बहुत ज्यादा सेम होती है, सेम ही चीज है तीनों। उस पर भी आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगा रहे हो और डिस्टॉर्ट फ्री ट्रेड हो पाए। समझ में आ रहा है, तो इसके इंडिया क्या कर दे, कुछ काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगा दे गोल्ड ज्वेलरी पर फ्रॉम एशियन टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है, तो ये तीनों ही चीजें सेम थी, बस उसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में बता दिया गया है। तो आई होप सो आपको इतनी सारी जो टैरिफ्स है उसको आपको एक माइंड मैप बनाना है, और माइंड मैप बना करके इसको याद कर लेना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर ना जाए। तो ऐसे करके हमने सारी चीजों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑन टैरिफ। अब यहाँ पर टैरिफ अगर हम लगाते हैं, तो इससे इंडियन मार्केट या फिर चाइना की मार्केट या फिर मैं बोलूं कंट्रीज की मार्केट पर क्या फर्क पड़ता है, चलो जल्दी से समझते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चाइना जो है वो इंडिया जो है वो काजू कतली की जो इम्पोर्ट है उस पर टैरिफ लगा देता है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर आप इंटरनेशनल ट्रेड को रोक रहे हो। आप क्यों रोकना चाहते हो, समझो बात को। टैरिफ बैरियर से क्या हो जाता है, समझना बात को, कि यहाँ पर डिक्रीज कर देता है वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स को अगर आप डिक्रीज कर देते हो, तो इससे आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो तो रुक जाता है, लेकिन इससे आपका जो क्या बोलते हैं डोमेस्टिक मार्केट है वो बच जाता है। समझ में आ रहा है, तो टैरिफ यहाँ पर रिड्यूस कर देता है मार्केट एक्सेस को फॉर द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यूएसए ने सोचा था कि हम काजू कतली बटवाएंगे इंडिया में, लेकिन इंडिया ने इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया कि काजू कतली यहाँ पर महंगी हो गई, जिसके कारण अब यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहला अफेक्ट यही आता है कि भैया इंटरनेशनल ट्रेड को आपने रोक दिया, ऑब्स्टिकल्स लगा दिए। सेकंड चीज बेटा क्या हो गया, समझना बात को। सेकंड चीज हो गया कि आपके प्राइसेस इंक्रीज हो गए डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना था, वहां से हम लोग क्या कर रहे थे, आईफोन लेकर के आ रहे थे कि भैया आईफोन ला करके यहाँ पर इंडिया में बेचेंगे, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंपोर्टेड माल पर इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया, जिसके कारण जो इंपोर्टेड ग्रोथ था वो क्या हो गया, उसका जो प्राइस था बेटा वो यहाँ पर एक्सपेंसिव हो गया, वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, जिसके कारण हम सब लोगों ने क्या बोला कि जो बाहर के गुड्स हैं उसको यहाँ पर नहीं करना है। तो जैसे कि गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने बोला था कि यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी विदेशी कपड़े हैं वो यहाँ पर जला देना है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, उस टाइम पर एक टैरिफ तो नहीं लगाया था, पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि कोई भी विदेशी कपड़ा नहीं करेगा, सब स्वदेशी कपड़े पहनेंगे। तो आज के टाइम पर उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम टैरिफ का यूज करते हैं कि यहाँ पर हम कंजम्पशन ना करें विदेशी कपड़ों की। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स होते हैं वो यहाँ पर एक लॉस फेस करते हैं इन कंज्यूमर सरप्लस ड्यू टू हाई प्राइसेस एंड रिड्यूस क्वांटिटी कंज्यूम बाय द कंपेयर टू द फ्री ट्रेड सिनेरियो। अब देखो अगर फ्री ट्रेड सिनेरियो चल रहा होता, फ्री ट्रेड का मतलब क्या है, डिमांड और सप्लाई फ्रीली चल रही होती, तो यहाँ पर क्या होता कि अगर बाहर से गुड्स आ रहे हैं तो यहाँ पर गुड्स की डिमांड भी तो बढ़ रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल बाहर से मैं यहाँ पर कपड़े बुलवा रहा हूँ,
तो ऑफकोर्स ये बात है कि डोमेस्टिक ट्रेड में भी कपड़ों की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। हाँ भैया बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई ना, सो लोग डिमांड भी करेंगे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, क्या बोलते हैं, बाहर की चीजों पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो अब यहाँ पर जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको भी यहाँ पर एक लॉस हो रहा है कंज्यूमर सरप्लस में, क्योंकि अब लोग नहीं खरीद रहे, लोगों ने कहा भैया कपड़े मत खरीदो। समझा, तो ओवरऑल डिमांड पर भी इस पर फर्क आ गया, पहली चीज। थर्ड हो जाता है आपका एनकरेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अगर आपका टैरिफ लगेगा तो बाहर के जो गुड्स है वो महंगे हो जाएंगे, सो डोमेस्टिक करेंसी को, सॉरी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को यहां पर ज्यादा फायदा मिलेगा। प्रोड्यूसर को बेनिफिट मिलेगा, प्रोड्यूसर को बेनिफिट मिलेगा इन इंपोर्टिंग कंट्रीज। प्रोड्यूसर को कैसे मिलेगा, समझना बात को। अगर यहाँ पर प्रोड्यूसर का गेन इंक्रीज हो जाता है प्रोड्यूसर सरप्लस से, क्योंकि यहाँ पर हायर डोमेस्टिक प्राइसेस लगे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, प्राइस जो होता है बेटा इंक्रीज लीड्स टू द हायर आउटपुट, एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री। बेसिकली आपका एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर का जो गेन है वो यहाँ पर बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो ज्यादा हो गए। अगर मैं किसी भी चीज़ को इम्पोर्ट करता हूँ, उसके ऊपर टैरिफ लगाता हूँ, तो यहाँ पर उसके जो प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसका फायदा है वो किसको मिल रहा है भाई, जो भी इंपोर्टिंग कंट्रीज उनको फायदा मिल रहा है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है, ये भी समझ में आ गया। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप देख सकते हो कि जो ट्रेड डिस्टॉर्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। ट्रेड डिस्टॉर्शन का मतलब क्या जाता है कि अगर आपने टैरिफ की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक तरीके का अगर मैं ट्रेड डिस्टॉर्शन है उसको भी यहाँ पर खत्म करता है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पर जो ग्लोबल प्रोडक्शन था उस वो इनएफिशिएंट हो गया। तो मैंने टैरिफ तो लगा दिया, ठीक है भाई टैरिफ लगा दिया, लेकिन उससे जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ग्लोबल प्रोडक्शन है, वहां पर दिक्कत आ गया। समझ में आ रहा है। तो अगर कोई बंदा सोच रहा था कि चलो बाहर से इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लेता हूँ, तो वो एफिशिएंसी नहीं बढ़ पाई, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो इनएफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है होम कंट्री में। तो अगर मैं था, मैंने सोचा कि फॉर एग्जाम्पल ये आईफोन है, इस आईफोन का कैमरा मैं सिंगापुर से बुलवा लेता हूँ, वहां से मुझे सस्ता मिलेगा। लेकिन क्योंकि अब टैरिफ लग गया है, तो अब मुझे महंगे पे ही इंडिया से खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड डिस्टॉर्शन अपनी होम कंट्री में हो गया, तो ये अपने लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट है। अगर यहाँ पर मैं गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करता हूँ, तो गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू बढ़ गया भाई, अच्छी खासी टैरिफ लो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया, तो डोमेस्टिक कंट्री को फायदा है, बाहर की जो कंट्रीज है उनको नुकसान है। शिफ्ट टू नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब यहाँ पर क्या जाता है कि कभी कभी हम लोग नॉन टैरिफ मेजर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि ज्यादा अच्छे मेजर्स होते हैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ट्रेड को, यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड को। इसके बारे में ही अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, नॉन ट्रेड मेजर्स के बारे में। चलो जरा जल्दी से देखते हैं क्या हो जाता है ये। अब देखो यहाँ तक तो भैया आराम से सबको सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी चीज नहीं समझ में आती है कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, इसके अभी क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट में करने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी मैं चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। नॉन टैरिफ मेजर्स का बेटा यहाँ पर मतलब होता है कि ये एक ऐसी पॉलिसी होती है, समझना बात को। नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होता है, एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि यहाँ पर ट्रेडिशनल कस्टम टैरिफ से डिफरेंट होती है। यानी कि अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टैरिफ नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, वो जो हम 10% की ड्यूटी 20% की ड्यूटी थी वो नहीं लगा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो नॉन टैरिफ मेजर्स क्या हो जाते हैं, ऐसे रूल्स हो जाते हैं, ऐसे रेगुलेशंस हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा तरीके से लगा देते हैं। तो जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, चाइना से कोई प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, तो मैंने उस पर 10% का टैरिफ तो नहीं लगाया, पर कुछ रूल्स लगा दिए कि बेटा ये रूल्स के अंदर तुमको रह करके यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नॉन टैरिफ मेजर्स लगाना पड़ेगा। सही है बच्चों, समझ में आ रहा है, इजी पढ़ रहा है ना, बहुत ही इजी चैप्टर है, आराम से होगा। अभी यहां पर ही हमारे पैरा में बोला गया है कि यहां पर डिफरेंस होता है एनटीएम में और एनटीबी में। तो पहले तो ये क्या होता है इसको जल्दी से समझते हैं। नॉन टैरिफ मेजर जो होता है बेटा, वो यहां पर नॉन टैरिफ बैरियर से डिफरेंट होता है। तो देखो, तुमको मैं इजी में समझा देता हूं। कभी भी अगर तुम बैरियर वर्ड देखो ना, तो इसका मतलब तो टोटल बैन हो जाता है। तो जब भी मैं नॉन टैरिफ बैरियर की बात कर रहा हूं, मतलब कि मैं गुड्स को डायरेक्टली बैन कर रहा हूं, मैंने बैरियर लगा दिया। मैंने देखा कि चाइना से लोग क्या कर रहे थे बेटा, आर्म्स का ऑर्डर कर रहे थे, आर्म्स बुलवा रहे थे, एम्यूनेशंस, बंदूक, पिस्टल्स। तो मैंने कहा कि डायरेक्टली इस पे बैन लगा दिया कि भैया हम तो यहाँ पर नहीं मानते, हमको तो यहाँ पर बैन करना है। लेकिन जब मैं नॉन टैरिफ मेजर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर डायरेक्टली बैन नहीं लगा रहे। हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, हम बैन नहीं लगा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे
तो एनटीबी जो होता है वो एक्चुअली नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर आता है। तो दिस इज अ वाइडर टर्म, ये एक वाइडर टर्म है जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। नॉन टैरिफ मेजर्स एक वाइडर टर्म है और ये एक नैरो टर्म है, ये इसके अंदर में आता है, इसलिए हम इसको एक सबसेट कहते हैं एनटीएम का, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली बैन कर देता है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर एनटीबीज जो होती हैं वो यहाँ पर हम लोग फ्री ट्रेड को बिल्कुल खत्म करने के लिए, बिल्कुल यहाँ पर बैन लगाने के लिए यूज कर रहे हैं। बट नॉन टैरिफ मेजर्स को हम सिर्फ क्वांटिटी कम करने के लिए, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। चलो भैया, अब जल्दी से ये लास्ट टॉपिक है अपना, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं ताकि यहाँ पर दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। अब देखो, नॉन टैरिफ मेजर्स की अगर मैं बात करता हूं तो नॉन टैरिफ मेजर्स यहाँ पे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है लेजिटिमेसी ऑफ द एनटीएम अंडर डब्ल्यूटीओ। अब देखो डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है, डब्ल्यूटीओ बोलता है कि यहाँ पर जो है डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट में टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड यहाँ पर लग जाता है, जिसके अंदर आपका यहाँ पर कौन सा आता है, सैनिटरी एंड साइटो, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, साइको सैनिटरी मेजर्स यहाँ पर आते हैं। तो डायरेक्टली मैं आपको समझाता हूँ क्या हो जाता है। देखो, सबसे पहले आता है आपका टेक्निकल मेजर्स। तो टेक्निकल मेजर्स बेसिकली क्या हो जाता है कि जब मैं कुछ यहाँ पर क्या करता हूँ, टेक्निकल मेजर्स में प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पर यहाँ पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बना देता हूँ। अब समझना बात को, ये जो टेक्निकल मेजर्स होते हैं ज्यादातर आपके फूड में लगते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई थी कि कुछ ऐसे मसाले थे जिसको जर्मनी और सिंगापुर ने क्या बोला था कि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिससे कैंसर हो सकता है, तो उन्हें तुरंत ही उसका जो इम्पोर्ट था वो बंद करा दिया। तो वैसे ही क्या होता है कि सैनिटरी और साइको सैनिटरी मेजर्स के अंदर बेसिकली क्या हो जाता है कि आप यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हो ह्यूमन को, एनिमल को और प्लांट लाइफ को फ्रॉम पेस्ट, कंटामिनेंट्स और टॉक्सिन्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी क्रीम की बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्रीम की मैं यहां पर बात करता हूं, क्रीम आती है कोई सी, फॉर एग्जांपल गोरा करने वाली क्रीम, नहीं ये तो गलत हो गया, पर फॉर एग्जांपल ऐसी कोई क्रीम आती है जो कि आपकी स्किन को अच्छा कर देती है, स्किन केयर आपने सोचा। बट ये जो क्रीम थी इसके अंदर क्या थे, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन को और खराब कर देंगे, तो मैं तुरंत ही इसको बैन कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तुरंत ही इसको तो मैं कहूंगा भैया इसका इंपोर्ट तो हम नहीं होने देंगे। ये आपका नॉन टेक्निकल मेजर्स के अंदर आता है। तो टॉक्सिन्स के हिसाब से मैंने बोला। सिमिलरली कुछ ऐसा खाना है, फॉर एग्जांपल आप मशरूम्स ऑर्डर कर रहे हो, कहां से बेटा, चाइना से, पर चाइना में कोरोना फैल गया, तो इस मशरूम में भी कोरोना हो गया, तो मैं तुरंत ही उसको बैन कर दूंगा। तो यहां पर मैंने बैन कर दिया। कभी कभी चिकन के अंदर कुछ फ्लू आ जाता है ना, कोई फ्लू आ गया, तो उसको मैंने यहाँ पर बैन कर दिया कि भैया बहुत ज्यादा फ्लू है। तो ऐसे करके खाने पीने की सामग्री को यहाँ पर मैं समाप्त कर देता हूँ। इसके अंदर एक और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड भी इसके अंदर में आता है। तो एक तो आपका सैनिटरी होगा और एक हो गया टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। इसके अंडर में मैं अलग तरीके के रूल्स लगाता हूँ। यहाँ तो मैंने क्वालिटी के ऊपर लगाया, बट यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कुछ स्टैंडर्ड्स पे लगाऊंगा। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हनी बुलवाता हूँ, हनी मतलब बेटा शहद की बात चल रही है, कहीं और मत चले जाना। हनी बुलवाया मैंने, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने शहद बुलवाया कहाँ से, बाहर से। मैंने बुलवाया कि भैया चलो यहाँ पर अमेरिका से बुलवाता हूँ, ठीक है, अमेरिका से। सो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि अगर अमेरिका से शहद आएगा तो मुझे इसके पीछे पूरा साइज, लेबलिंग और क्वालिटी की पूरी चीजें यहाँ पर चाहिए है। तो विदाउट लेबल यहाँ पर कोई भी चीज बिक नहीं सकती है। सो यहाँ पर they can act as a obstacles to importing, forcing exporters to alter their products, increasing cost and affect competitiveness। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कैसे ऑब्स्टिकल लगाया, तो मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कि आपको यहाँ पर ना इतने साइज का ही आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैगी की बात करता हूँ, तो मैंने मैगी के ऊपर बोल दिया कि भाई इसके अंदर क्या होना चाहिए, आप सिर्फ ना इतने साइज की मैगी ही बुलवा सकते हो, सिर्फ 100 ग्राम की मैगी बुलवा सकते हो, 200 ग्राम की बुलवा सकते हो। तो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इससे ज्यादा की नहीं लगा सकते। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, आपको उतने ही साइज का यहाँ पर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उतनी सारी लेबलिंग करना पड़ेगा, क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, जिससे आपकी यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा और यहाँ पर मुझे फायदा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसके इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स और इको लेबलिंग ये दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाती है, एक तरीके की टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के अंडर ये आ जाता है। तो ऐसे करके हमने अपने टेक्निकल मेजर्स को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर दो आते हैं, सैनिटरी और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये बस याद रख लेना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉन टेक्निकल मेजर्स को, जो कि और ज्यादा इजी हो जाते हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बहुत ही इजी चीज है। इंपोर्ट कोटास, सबसे पहला नॉन टेक्निकल मेजर आता है कि मैं अब यहाँ पर इंपोर्ट को रोक तो रहा हूं, लेकिन मैं इस पर कोटा लगा दूंगा कि यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा इनकी क्वांटिटी के ऊपर।
याद रखना। तो जब मैं यहां पर बोलूंगा कि आप यहां पर एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स ही यहां पर इंपोर्ट कर सकते हो, तो इसको इंपोर्ट कोटा के अंदर यहां पर काउंट किया जाएगा। तो इससे मैं क्या कर रहा हूं, डोमेस्टिक सप्लाई को और प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। सो अब यहां पर क्या हो जाता है, जरा ध्यान से देखना। मैंने बोला कि अब यहां पर अगर आप आईफोन लेकर के आ रहे हो तो आप यहां पर 20 आईफोन से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। पर व्यक्ति 20 आईफोन ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकता। सो अब यहां पर मैंने एक सर्टेन क्वांटिटी लगा दी, जिसके कारण आप अगर ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेकर के आ पाओगे तो प्राइस कैसे यहां पर आप करोगे। यहां पर आपको प्राइस को भी तो देखना पड़ेगा। तो 20 आईफोन लाने के लिए भी आपको इतनी इंपोर्ट ड्यूटी भी देना पड़ रहा है, आपका इंपोर्ट कोटा भी यहां पर लग गया है, तो फिर आप आईफोन को इंपोर्ट करना बंद कर दोगे। तो आईफोन से क्या होता है कि जो डोमेस्टिक प्राइसेस है वो यहाँ पर आपके बढ़ जाते हैं, जिससे यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है एट द एक्सपेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप कम क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेकर के आओगे तो इससे क्या होगा, आपके डोमेस्टिक में प्राइस आपको बढ़ा करके बेचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पहले 100 आईफोन पे कमा रहे थे, अब आपको उतना ही पैसा 20 आईफोन पे कमाना पड़ेगा, तो आपको प्राइसेस थोड़ा बहुत तो बढ़ाने पड़ेंगे, जिसके कारण यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफकोर्स बात उनको फायदा मिलेगा। प्राइस कंट्रोल मेजर्स, यहाँ पर प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं। तो इसके अंडर में आपका क्या जाता है, पैरा टैरिफ मेजर्स आ जाते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर इसको अपन पैरा टैरिफ मेजर्स भी बोलते हैं। ये आपकी इंक्रीज कर देता है इंपोर्ट्स की कॉस्ट को टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्राइसेस। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दिया। समझना बात को, प्राइस कंट्रोल का मतलब है कि अब आपको यहाँ पर अगर आप कुछ भी चीज को इंपोर्ट करते हो तो आपको मिनिमम 1000 रुपए तो देना ही पड़ेगा। ये मैंने एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दिया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पेन भी ऑर्डर कर रहे हो, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो एज अ प्रोड्यूसर, तो अब आपको यहाँ पर 1000 रुपए तो मिनिमम देना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मिनिमम प्राइस मैंने यहाँ पर लगा दिया ताकि मैं यहाँ पर टैरिफ को कंट्रोल कर सकूं। तो मिनिमम प्राइस कंट्रोल मेजर यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो जैसे सल्फर यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे थे तो मिनिमम आपको 1000 रुपए तो देना ही पड़ेगा। तो ये एक प्राइस कंट्रोल मेजर यहाँ पर हो गया। अच्छा, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग यहां पर हो गया। तो यहां पर मैंने क्या किया, नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग या फिर प्रोविजंस कर दिया। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिमिट कर दिया क्वांटिटी ऑफ गुड्स को यूजिंग डिस्क्रिशनरी लाइसेंसेस और आउटराइट बैन्स। मैंने डायरेक्टली बैन लगा दिया, या फिर मैंने लाइसेंस देना शुरू कर दिया कि लाइसेंस के बिना तो आप इसको बुलवा ही नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने आर्म्स की बात करता हूं अगर मैं, तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल बंदूक यहां पर क्या कर रहे हो, सोच रहे हो भैया चलो जाता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान, यहां से बंदूक ले आता हूं, तो मैंने कहा नहीं, आप नहीं ला सकते। मैंने डायरेक्टली या तो इसमें बैन लगा दिया, तो मैंने बोला लाइसेंस होगा तो ही आप बुलवा सकते हो, है ना। कुछ यहाँ पर ड्रग्स हो गई, जैसे कि दवाई बनाने के लिए ड्रग्स का यूज होता है ना, पॉजिटिव वे में। तो आपने क्या किया, ड्रग्स को बहुत ज्यादा आप इंपोर्ट करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पर एक तरीके से मैं यहाँ पर प्रोहिबिजन कर दिया। तो नार्कोटिक्स में ये चीज यूज हो सकती है। नॉन टैरिफ मेजर्स में आपके नेक्स्ट आता है बेटा फाइनेंशियल मेजर। आपने क्या बोला कि आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। तो बाहर से अगर कोई गुड आएगा, तो फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल यहां पर काजू कतली ही लेकर के आ रहे हो, तो आपको पूरी काजू कतली का जो बैच है उसके एडवांस पेमेंट यहां पर देना पड़ेगा, जिससे आपकी कॉस्ट पहले ही बढ़ जाएगी। तो पहले तो ऐसा होता था कि भाई जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन आपको पूरी एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। तो एडवांस पेमेंट भी करो, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इम्पोर्ट ड्यूटी भी देना पड़ेगा पहले से। ओ, दिक्कत हो गया, दिक्कत हो गया। तो बिना टैरिफ के भी आपने क्या किया, एडवांस पेमेंट करके यहाँ पर एक्सेस टू फॉरेन एक्सचेंज कर लिया, और यहाँ पर दिक्कत हो गया, यहाँ पर जो भी बंदा इंपोर्ट कर रहा था, आपने यहाँ पर कंपटीशन को अफेक्ट कर दिया। मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन कैसे, आपने यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रिविलेज ग्रांट कर दिए सर्टेन इकोनॉमिक ऑपरेटर्स को, जिससे आपने इंपोर्ट का कंपटीशन ही खत्म कर दिया। मैंने क्या बोला कि अब अगर इंडिया के अंदर स्टील आएगा तो वो स्टील से गवर्नमेंट की मोनोपोली लेकर के आ सकती है। रेलवे में ट्रेन बन रही है, उसका जो भी स्टील आएगा वो सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी यहां पर लेकर के आ सकती है। तो यहां पर आपने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक यहां पर पॉलिसी राइट्स दे दिए, कुछ स्पेशल राइट्स के कारण, यहां पर प्रिविलेजेस के कारण यहां पर आपका जो इंपोर्ट है उस पर क्वांटिटी में आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो बाकी कंपनीज यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। वेरी गुड है बेटा, वेरी गुड है। यहाँ पर ये चीज में हमको क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर जिसकी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन होता है वो यहाँ पर आ गया, तो उसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ने डिक्रीज कर दिया। समझ में आ रहा है, बढ़िया है, बढ़िया है। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या हो गया कि अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
आपको गवर्नमेंट परचेज यहाँ पर करना पड़ेगा, मस्ट कम फ्रॉम द डोमेस्टिक फर्म, यानी कि आपको गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ परसेंटेज यहाँ पर खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप बना रहे हो यहाँ पर आप क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, आप ट्रक बना रहे हो, तो ट्रक में जितना भी लोहा लगेगा, लोहा समझते हो ना, लोहा, हाँ, वो आपको उसमें से कुछ हिस्सा, उसका 30% आपको गवर्नमेंट से खरीदना पड़ेगा, बाकी का 70% आप ले सकते हो। तो 30% आपको मैंने बोला कि नहीं, आपको सिर्फ गवर्नमेंट से ही खरीदना पड़ेगा। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर आप दिक्कत में आ गए। अब आपका मैंने इंपोर्ट यहाँ पे कम कर दिया, मैंने कहा 30% तो आपको गवर्नमेंट से ही लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके गवर्नमेंट की प्रिक्योरमेंट पॉलिसी से आपका इंपोर्ट यहाँ पे कम हो गया। अब यहाँ पर सेम तरीके से ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स भी आते हैं कि आपको ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स का मतलब क्या हो गया, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट दैट मैंडेट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ अ प्रोडक्ट टू बी डोमेस्टिकली सोर्स्ड। सेम चीज है, मैंने बोला अगर आप यहाँ पर ट्रक बना रहे हो, उसमें से 50% आपको डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से लेना पड़ेगा, 50% आप बाहर से बुलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इंपोर्ट आपका रुक गया, रूल बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्ट्रिक्शन कर दिया, लिमिटेशन कर दिया ऑन वेयर एंड हाउ इंपोर्टेड गुड्स कैन बी सोल्ड। मैंने बोल दिया कि आप यहां पर सिर्फ तमिलनाडु में ये चीज बेच सकते हो, आप कश्मीर में ये चीज नहीं बेच सकते। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन पर यहां पर लगा दिया ताकि यहां पर दिक्कत ना हो। तो अगर आप श्रीलंका से बुलवा रहे थे, तो श्रीलंका से आप तमिलनाडु में तो कर सकते हो इंपोर्ट, लेकिन आप कश्मीर में ये चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, यानी कि सोल्ड नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते हो। जिसके कारण अगेन आपने एक रूल बना दिया जिससे दिक्कत हो गई। तो डिस्ट्रीब्यूशन का रूल बना दिया कि आप तमिलनाडु में तो सेल कर सकते हो, लेकिन कश्मीर के एरिया में आप सेल नहीं कर सकते। ओके भैया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया भैया, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आपने रेस्ट्रिक्शन कर दिया पोस्ट सेल सर्विसेज में। ओ, आपकी जो सेल सर्विसेज थी, सेल सर्विसेज थी, उस पर भी आपने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। और यहां पर लिमिटेशन हो गया ऑन प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज, रिस्ट्रिक्टिंग देम फॉर ओवरऑल कंपनीज। आपने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई आफ्टर सेल सर्विसेज तो आप दे ही नहीं सकते। आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि एक बार फॉर एग्जांपल आपने सेल कर दिया, लेकिन इसके बाद फिर आपको सर्विसिंग करना है। ऐसा होता है, एसी आपने अगर बेच दिया, एसी आप घर लेकर के आ गए, तो उसकी आपको बाद में क्या करना पड़ता है, सफाई करवानी पड़ती है। या फिर जैसे कार लेकर के अगर आप बाहर से आ गए, आपने टेस्ला की कार बुलवा ली, लेकिन उसकी जो सर्विसिंग है वो आपको इंडियन कंपनी से करवाना पड़ेगा। तो सर्विसिंग आपने रिजर्व कर दिया लोकल कंपनी से, जिससे अगेन आपने यहाँ पर इंपोर्ट का जो कुछ हिस्सा है वो आप रोक सकते हो। तो यहाँ पर लोगों ने क्या सोचा, भाई बाहर की गाड़ी ला करके इंडिया से सर्विसिंग करा रहे हैं, इससे बढ़िया चलो इंडिया का ही कुछ खरीद लो कि यहीं कहीं सर्विस सेंटर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, बढ़िया है, बढ़िया है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर हो गया, कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग इंपोर्ट प्रोसीजर आपने कर दिया, ताकि आपने इतना ज्यादा यहाँ पर पेपर वर्क बढ़ा दिया। आपने यहाँ पर क्या किया, टाइम कंज्यूमिंग इंपोर्ट्स करवा दिया, जिससे ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ गई, डिले बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया, जिसके कारण लोगों ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया। अब मुझे पता है कि यहाँ तक सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि मेरे यहाँ पर छोटे भाई बहन देख रहे हैं, वो कह रहे होंगे भैया आपने इतने सारे टर्म्स पढ़ा दिए, इतने सारे टर्म्स हैं इसमें, याद कैसे करेंगे। इसकी मैं एक टेक्निक बता देता हूँ बेटा, माइंड मैप बनाओ और सबके नाम से उसको याद रखो। जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव से मुझे पता है कि यहाँ पर पेपर वर्क की बात हो रही है, पेपर वर्क की बात हो रही है। पोस्ट सेल सर्विस से मुझे समझ में आ गया आफ्टर सेल सर्विस पे कुछ लग रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ पर इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लग रहा है। ऐसे करके याद करना पड़ेगा, तभी एमसीक्यू बनेगा, वरना इतने सारे टर्म्स तो भैया भूल जाओगे। इसके यहाँ पर ओरिजिन वर्ड दिया गया है, तो ओरिजिन यानी कि कहां से ओरिजिनेट हुआ है, वहां पर आपने इंपोर्ट लगा दिया। तो अगर ये चीज बनी है चाइना में, तो मैंने चाइना का माल बंद कर दिया। ये चीज हुई है कि चाइना मेड प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे, तो ये दिवाली के टाइम पर ज्यादा होता है। लेकिन वहीं पर अगर अमेरिका से आ रहा है सेम चीज, तो हम ले लेंगे। तो हमने सर्टेन कंट्रीज के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ये लो, सेफगार्ड मेजर्स में आपने ये आता है, ये एग्जाम में आता है कि आपने टेम्पररी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया इंपोर्ट के ऊपर, ताकि आप प्रोडक्शन को बचा सको। तो जैसे कि मैंने क्या किया, होली के टाइम पर जो कलर्स आते हैं उसके ऊपर एक टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप चाइना से कलर नहीं बुलवा सकते हो। तो अब लोग क्या करेंगे, या तो इंडिया से ही खरीदेंगे, या तो फिर अमेरिका से ही यहाँ पर खरीद करके बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कॉम्पोनेंट जो है वो चाइना से नहीं बुलवाएंगे, क्योंकि हमने एक रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगा दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है एम्बार्गोस, जिसके ऊपर आपको एक एमसीक्यू जरूर आ सकता है आपके क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर में, डेफिनेटली आ सकता है।
क्या हो जाता है ये, आपने टोटल बैन लगा दिया सारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में सारी कंट्रीज पर, ताकि यहां पर पॉलिटिकल रीजन से। ये कब होता है बेटा, जैसे कि पाकिस्तान से अपनी लड़ाई हो गई, तो पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल यहां पर क्या होता है, सेवैया, सेवई, सुना है बेटा कभी, सेवैया खाई है कभी, ऐसे नूडल्स टाइप की होती है, शायद तुम्हारे आप जो भी बोलते हो। उसके ऊपर मैंने बोला पाकिस्तान से क्योंकि अच्छी आती है, मैंने पाकिस्तान के यहाँ पर बैन करा दिया, नहीं खाना, इंडिया की खा लेंगे, पाकिस्तान से नहीं खाएंगे। तो सेवई की खीर मैंने क्या किया, यहाँ पर बैन करवा दिया, और इसको मैं बोलता हूँ टोटल बैन करा दिया इंपोर्ट्स या फिर एक्सपोर्ट्स में, उसको मैं एम्बार्गोज बोलता हूँ। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पर अपने पूरे के पूरे नॉन टैरिफ बैरियर्स, एनटीएमएस, यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, और यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें कंप्लीट कर ली, सारी चीजें कंप्लीट कर ली। अब छोटी सी एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर, इसको जल्दी से कर लेते हैं ताकि तुम्हारा पूरा चैप्टर यहां पर एंड हो जाए। अब जो हमारा यहां पर आ जाता है एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर, ये अगेन एक बहुत ही इजी चीज हो जाती है। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट पर यहां पर क्या करेंगे, बैन लगाएंगे। अब सबसे पहली बात आती है भैया एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं चीजों को, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स बना रहे हैं, एप्पल, एप्पल बना नहीं रहे मतलब उगा रहे हैं, तो हमने क्या किया, एप्पल्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, कहां पर, चाइना में, अमेरिका में, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, दैट इज ओके। पर इंडिया जो है, जिसको एप्पल्स की सख्त जरूरत है, वो यहां पर उसको नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे यहां पर जो सप्लाई थी वो यहां पर कम हो गई, जिसके कारण इंडिया में एप्पल की जो डिमांड है वो तो ज्यादा है, तो एप्पल का प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज एवरी वन इज एक्सपोर्टिंग इन चाइना एंड अमेरिका। तो यहाँ पर जो उसकी क्वांटिटी थी वो इंडिया में कम हो गई, जिसके कारण उसका प्राइस बढ़ने लगा, तो फालतू में यहाँ पर दिक्कत जाएगी, इसलिए कभी कभी मुझे एक्सपोर्ट पर भी बैन करना पड़ता है। तो डायरेक्टली क्या करूंगा मैं, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दी मैंने, एक्सपोर्ट पर मैंने डायरेक्टली बैन लगा दिया, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने डोमेस्टिक सप्लाई को प्रिजर्व किया, यानी कि इंडिया के लिए एप्पल्स को प्रिजर्व किया। फिर ज्यादातर किस में होता है, एग्रीकल्चर गुड्स में होता है, जैसे कि एप्पल हो गया ड्यूरिंग शॉर्टेजेस। अगर मैं राइस को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ बाहर के साइड, तो यहाँ पर राइस का अगर दाम बढ़ गया तो मैं यहाँ पर बैन कर दूंगा एक्सपोर्ट्स को। समझ में आ रहा है, वेरी गुड है, वेरी गुड है। एक्सपोर्ट पर मैं क्या कर रहा हूँ, टैक्सेस लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर टैक्स कैसे कर दिया मैंने, तो ऑफकोर्स ये बात है, बहुत ही ईजी है, मैंने एक्सपोर्ट करने पर टैक्स लगा दिया, तो यहाँ पर टैक्स करना बंद, यहाँ पर लोग एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे और डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर ज्यादा बेचेंगे। एक्सपोर्ट पर सब्सिडी लगा देना, तो अगर मैं चाहता हूं कि कोई गुड ज्यादा एक्सपोर्ट हो तो मैं उसके ऊपर सब्सिडी लगा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से एग्स बहुत ज्यादा जो होता है, स्पेशली तमिलनाडु साउथ साइड पर ना, ये एग्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इस पर मैं क्या किया, अगर मैं जानता हूं कि भैया एग्स अच्छी चीज है, भैया यहाँ पर बाहर जा रही है, तो यहाँ पर मैंने उसके ऊपर सब्सिडी लगा दी, ताकि यहाँ पर वो एनकरेज हो सके और ज्यादा लोग ज्यादा चीजें उसको एक्सपोर्ट करें। समझ में आ रहा था, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर सब्सिडी दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है उसका, नेगेटिव इंपैक्ट से बचने के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर। समझ में आ रहा है, लोग इंपोर्ट ना करें एक्सपोर्ट ज्यादा करें, उसके लिए मैंने यहाँ पर सब्सिडी लगा दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर आता है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रेंट्स। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट कर लिया, क्या करा देखो, समझना बात को ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक एग्रीमेंट कर लिया बिटवीन एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग कंट्रीज, वेर एक्सपोर्टर वॉलंटरी लिमिट्स द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड टू अवॉइड द ट्रेड बैरियर्स। समझना बात को, मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग कंट्री जो थी, यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएसए था, इन लोगों ने क्या किया, एक्सपोर्टर ने यहां पर वॉलेंट्री लिमिट कर दिया, यानी कि खुद की मर्जी से उसने यहां पर क्या किया, क्वांटिटी ऑफ गुड्स पर एक्सपोर्ट पर लिमिट कर दिया, ताकि यहां पर ट्रेड बैरियर्स ना हो। तो यहां पर इंडिया और यूएसए में, फॉर एग्जांपल इंडिया जो था वो एक्सपोर्ट कर रहा था यूएसए में कुछ चीज, फॉर एग्जांपल रसमलाई यहां पर क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, तो हमने खुद से ही वॉलेंटरली यहां पर लिमिट लगा दिया कि हम जो है यहां पर कम, यहां पर जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, मतलब सॉरी यहां पर कम एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि यहां पर कोई भी ट्रेड बैरियर ना हो, ताकि यहां पर जो यूएसए है वो कोई इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाए। नहीं समझे, नहीं समझो, इंडिया जो था वो खूब ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था यूएसए में, तो यूएसए क्या करता, यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता, टैरिफ लगा देता, टैरिफ को बढ़ा देता। हमने कहा इसको मत बढ़ाओ तुम, हम ही यहां से वॉलेंटरीली
क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे, ताकि यूएसए यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाए गुड्स के ऊपर। तो ऐसे करके यहाँ पर ये एक चीज हो जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी एग्जाम में आएगा वरना नहीं आएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर पूरा का पूरा चीज हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो चीज मुझे आपको स्टार्टिंग में पढ़ाना था, एक्चुअली में वो चीज मुझे लास्ट में बताना पड़ रहा है। तो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में एक एफटीए के एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है। तो इंडिया ने क्या किया था, बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रैटेजी का यूज किया था, जिसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर एफटीए एंगेजमेंट सर्च यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर क्या किया था, इंडिया ने यहाँ पर एक ट्रेड एग्रीमेंट किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, जहां पर वो अवॉइड करता है, क्या करता है बेसिकली, टैरिफ लगाने को अवॉइड करता है। तो यहाँ पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि आराम से आप यहाँ पर जो बेच सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको यहाँ पर देखना है कि मॉरिशस के साथ यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था 1 अप्रैल 2021 को। एक आपका यूएई का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, जिसको सीईपीए बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि 18 फरवरी को हुआ था। अब ये तुमको बस एग्जाम पर एक बार देख करके चले जाना है, बस इतना मैं बोलूंगा। एक आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको ईसीटीए बोलते हैं, 2 अप्रैल को 2022 को। ये आ सकता है आपका, क्योंकि लेटेस्ट है ना, तो ये आ सकता है शायद। और यहाँ पर कुछ नेगोशिएशंस हमारे यूनाइटेड किंगडम के साथ भी चल रहे हैं, और कनाडा और यूरोपियन यूनियन के साथ भी चल रहे हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या कर दिया है, पूरा का पूरा यहाँ पर चैप्टर को समाप्त कर दिया है 1 शॉट में। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एमटीपी भी देखी, मैंने आरटीपी भी देखी, स्टडी मैट के क्वेश्चंस आते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेरे साथ यहाँ पर सॉल्व करना है सारे एमसीक्यूज को। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पर सारे एमसीक्यूज क्या क्या बोल रहे हैं हमको। चलो, तो यहाँ पर एक स्पेशल टैरिफ यहाँ पर आ जाता है। स्पेशल टैरिफ किसको बोला जाता है? क्या यहाँ पर अ टैक्स सेट ऑन स्पेसिफाइड इंपोर्टेड गुड्स, क्या कोई स्पेसिफाइड इंपोर्ट गुड्स पर टैरिफ लग रहा है? एक ऐसा टैक्स जो कि आपका कहां पे लग रहा है, कॉमन टू ऑल गुड्स इंपोर्टेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। यहाँ पर एक कॉमन इंपोर्ट टैक्स लग रहा है। कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड फ्रैक्शंस लग रहा है, कि स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक वैल्यू पर लग रहा है, या फिर एक स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब होता है कि एक ऐसा टैक्स जो कि इंपोर्ट्स पर लग रहा है, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करेंसी पर यूनिट ऑफ अ गुड। ओ, पर यूनिट पर लग रहा है। तो स्पेसिफिक टैरिफ के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा है कि वो किस पर लगता है। तो यहाँ पर आपके पास भैया जल्दी से 15 सेकंड का टाइम है, वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी से इसका आंसर दे दो। तो भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, स्पेसिफिक का मतलब ही होता है कि वो पर यूनिट पर लगता है, जैसा कि हमने अभी देखा। सो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन, कि जो कि लग रहा है भैया एक करेंसी के ऊपर। क्यों भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान है कि नहीं? जल्दी आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी आज तुम्हारे कितने सही निकलते हैं। A tariff on imports is beneficial to domestic producers of the imported good because, यहाँ पर एक टैरिफ लग रहा है इंपोर्ट्स के ऊपर, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए। क्यों है बेनिफिशियल? क्योंकि उनको टैरिफ रेवेन्यू का कुछ पार्ट मिलता है, क्योंकि वो यहाँ पर प्राइस बढ़ा देता है विच दे कैन सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट, जो कि वो सेल कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में। डिटरमाइन करता है क्वांटिटी पर, या फिर रिड्यूस कर देता है प्रोड्यूसर को सरप्लस को, ताकि यहाँ पर जो गुड्स है वो ज्यादा एफिशिएंट यहाँ पर हो जाते। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो, क्या आंसर होगा मुझे जल्दी से बता दो। सो यहाँ पर देखो भैया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टैरिफ लग रहा है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, उससे क्या फायदा है? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप किसी भी चीज को इंपोर्ट कर रहे हो, उस पर टैरिफ लग रहा है, तो उसके प्राइसेस को बढ़ा दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो प्राइस है, क्योंकि वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मेरा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें अगर मैं सेल करने जाता हूँ, वही चीज ज्यादा क्यों मिल रही है? जो बर्गर मुझे 50 रुपए का मिल रहा था, अब वही बर्गर 100 रुपए का मिल रहा है, तो मैं क्यों खरीदूंगा? तो मैं यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ज्यादा यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो इससे भैया बेनिफिट आता है टैरिफ को। अच्छा, अ टैक्स अप्लाइड एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, जितनी मैं वैल्यू के गुड्स बुलवाऊंगा उतना ही मुझे क्या लगेगा, टैक्स लग जाएगा। तो इस टैक्स को क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल टैरिफ, एड वोलोरम टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ, या फिर मिक्स्ड या फिर कंपाउंड टैरिफ? जल्दी से वीडियो को पॉज करो, आंसर बता दो। तो भैया हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर ऐसा टैरिफ जो कि वैल्यू पर लगता है, जितना वैल्यू का बुलवाओगे उतने पे लगेगा, उसको हम बोलते हैं एड वोलोरम टैरिफ। समझ में आ रहा है? ये जो अजीब से नाम वाला बंदा था, इसके ऊपर जो टैरिफ है, ये बहुत काम का टैरिफ है, इसको हमेशा याद रखना। अच्छा, इस पे सारे क्वेश्चन इसी पर आएंगे टाइप्स ऑफ टैरिफ के ऊपर। तो एस्केलेटेड टैरिफ यहाँ पर क्या हो जाता है? एस्केलेटेड वर्ड का मतलब तुम जानते हो?
जो बढ़ रहा होता है, एस्केलेशन, एस्केलेटर पे जाते हो तो ऊपर जाते हो एस्केलेटर से, हाँ भैया, तो हायर टैक्सेस लगता है। तो यहाँ पर नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन रॉ मटेरियल विच इज ग्रेटर देन द टैरिफ ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ग्रेटर देन द रॉ मटेरियल, अ टैरिफ विच इज एक्सेलेटेड टू प्रोहिबिटेड इंपोर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर गुड टू यहाँ पर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक टेरिटरी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, तो देखो एस्केलेटेड टैरिफ का मतलब ही होता है जब आपको रॉ मटेरियल पर कम पैसा देना पड़े और फिनिश्ड प्रोडक्ट पर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़े। सो यहां पर अगर मैं देखता हूं, सो नॉमिनल टैरिफ रेट्स ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर ग्रेटर है देन द रॉ मटेरियल। तो ये हमको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। सो करेक्ट आंसर यहां पर ये हो जाता है। ये वाला पॉइंट ऊपर वाला गलत है कि रॉ मटेरियल पे ज्यादा रेट नहीं लगता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट पे ज्यादा रेट लगता है। करेक्ट है बात, करेक्ट है। चलो ओके, अब भी पढ़ाया था और देखो क्वेश्चन आ गया। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट किसको बोलते हैं? अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, इंपोर्ट की नहीं कर रहा, वरना कंफ्यूज हो। वॉलेंट्री वर्ड का मतलब होता है मेरी इच्छा, स्वयं इच्छा अनुसार यहाँ पर मैं अपने एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहा हूँ, वही है बात। तो अब देखो जरा, importing country voluntarily restrain the quality of goods that can be exported to a country for a specific period of time. Domestic firms agree to the limit of quantity of the foreign products sold in the domestic market, and export country voluntarily restraining the quantity of goods that can be exported out of a country during a specific period of time. क्या हो जाएगा? तो देखो यहां पर क्या बोला गया है कि जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ गुड्स पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देती है, पर ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो एक्सपोर्ट कर रही है कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया खुद से यहां पर क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट पर लिमिट लगा रहा है। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि इंपोर्टिंग में एक्सपोर्टिंग कंट्री आई। डोमेस्टिक फर्म एग्री, डोमेस्टिक फर्म का यहाँ पे कोई काम नहीं, यहाँ पर कंट्री का काम है। सो करेक्ट आंसर आपका कंट्री का हो जाता है यहाँ पे काम। समझ में आ रहा है? कंट्री जो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रही है क्वांटिटी ऑफ गुड्स को जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाकी ये वाला तो होगा ही नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है कि जब मैं खुद से ही यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ क्वांटिटी ऑफ गुड्स को जो कि एक्सपोर्ट हो रही है किसी और कंट्री में। करेक्ट है भाई, बात करेक्ट है। ओके, शायद बाहर से शोर आ रहा होगा पर उसको इग्नोर करें। एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या हो जाता है? क्या मुझे कोई एंटी डंपिंग ड्यूटीज बता सकता है? इसको मैंने बहुत अच्छे से अपने वन शॉट में एक्सप्लेन किया है। जब यहां पर मैं मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर सेल आउट करता हूं, सो एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज एक्सपोर्टर को लग रहा है अनफेयर चार्जेस ऑफ प्राइस पे, तो अनफेयर चार्जेस ऑफ प्राइसेस इन द मार्केट विच इज लोअर देन द प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या ये हो जाएगा? एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं क्योंकि जो एक्सपोर्टिंग फर्म है उसने अपनी कंपटीशन के कारण यहाँ पर जो इंक्रीज कर दिया है। एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट कर रहा है अनफेयर चार्जिंग लोअर प्राइस देन द फॉरेन मार्केट, ओ फॉरेन में जितने का बिक रहा है उससे लोअर कर रहा है, या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या मुझे कोई बता सकता है? सो देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंटी डंपिंग का मतलब होता है या तो आप एक्सपोर्ट पॉलिसी के कारण या तो फिर डंपिंग के कारण यहाँ पे कर रहे हो। तो ये वाला पॉइंट डंपिंग को प्रमोट करता है। समझ में आ रहा है कि अगर आप फॉरेन मार्केट से, यूएसए से कम प्राइस पर इंडिया पर सेल कर रहे हो, यूएसए में आप 600 रुपए का शूज दे रहे हो, यहाँ पर आप 100 रुपए का शूज दे रहे हो, तो आप कम प्राइस पर दे रहे हो, यानी कि आप डंप कर रहे हो, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गई। तो यहाँ पर मैं इसको ले लूंगा अपने आंसर के अंदर, तो ये एंटी डंपिंग प्रैक्टिस हो गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर जो है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने, क्योंकि यूएसए ने यहाँ पर क्या किया है, कुछ एक्सपोर्ट सब्सिडी दे करके रखी है कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे शूज को इंडिया में तो मैं यहाँ पर आपको सब्सिडी दूँ। उसके कारण यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपनी यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एज अ इंडियन कंट्री मैंने इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा दी। तो यहाँ पर दोनों एंटी डंपिंग में आती है, तो करेक्ट आंसर आपका ए और सॉरी 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 ए और सी होगा। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग पॉइंट हो गया। तो देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैं ए और सी की बात कर रहा था एक्चुअली, तो मैंने ए वाली चीज शायद बी में बता दी। तो हुआ क्या, ए वाली चीज में अगर आप देखो एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज सो दैट एक्सपोर्टिंग फ्रॉम अनफेयर चार्ज बिकॉज ऑफ द लोअर देन द प्रोडक्शन कॉस्ट, तो अगर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट से कम है यहाँ पर प्राइस, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट सरप्लस कर लिया। याद करो मैंने पढ़ाया था, अगर आपने ज्यादा प्रोडक्ट बना लिया, तो अगर यूएसए ने ज्यादा शूज बना लिए तो यहाँ पर क्या होगा, वो 600 रुपए का जूता यहाँ पर कितने दे सकता है, 100 रुपए में दे सकता है, हाँ दे सकता है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर ए और सी के कारण ही यहाँ पर एंटी डंपिंग, वो डंप कर रहा है चीजों को। ये एक्चुअली दूसरा पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये दूसरी चीज में आएगा।
सो करेक्ट आंसर आपका ए और सी जाएगा। सो करेक्ट आंसर आपका डी यहां पर हो जाता है। वेरी गुड है, वेरी गुड। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या हो जाता है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी सेम हो जाता है। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी में क्या हो जाता है? अ टैरिफ एम टू ऑफसेट आर्टिफिशियली लोअर प्राइसेस चार्ज बाय द एक्सपोर्टर्स। यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है वो यहाँ पर कम प्राइस चार्ज कर रहा है, वो एंजॉय द एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्स कंसेशन इन देयर होम कंट्री। क्योंकि यूएसए ने यहाँ पर क्या किया है, कम यहाँ पर टैक्स कंसेशन दे दिया है या फिर कम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, सॉरी ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, इसके कारण उसको फायदा हो रहा है और वो यहाँ पर लो प्राइस में दे रहा है। सेकंड आता है कि चार्ज बाय द इंपोर्टिंग कंट्रीज, क्या इसको इंपोर्टिंग कंट्रीज चार्ज कर रही है, क्या यहाँ पर इंपोर्टिंग कंट्रीज चार्ज करे ताकि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को यहाँ पर अनड्यू एडवांटेज से बता सके। तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी में सेवेंथ का आंसर। तो देखो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज में यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लोअर प्राइसेस में दे रहे हो क्योंकि आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी यहाँ पर मिली है। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है था ना ये वाला, एक्चुअली में जो बी पॉइंट था ये एक्चुअली में काउंटर वेलिंग ड्यूटी का। सेकंड चीज है कि आपको यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइसिंग आपको कम पे मिल रही है, हाँ भैया फेयर प्राइसिंग मिल रही है इसलिए आप यहाँ पर इंपोर्ट लगा रहे हो। और थर्ड चीज हो जाता है कि आप अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ पर बचाना चाहते हो, इसलिए भी आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा रहे हो। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर हो जाता है। वेरी गुड है भैया, वेरी गुड है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ टैरिफ, यहाँ पर टैरिफ का आउटकम कौन सा हो जाता है जो कि यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, जिससे हमारा जो वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाता है। डोमेस्टिक कंज्यूमर यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस को एंजॉय कर रहे होते हैं। डिस्करेज करता है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को कि वहां पर इंपोर्टेड फॉरेन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें, या फिर इंक्रीज करता है गवर्नमेंट रेवेन्यूज को। तो आउटकम ऑफ टैरिफ क्या हो जाता है, क्या मुझे कोई यहाँ पर बता सकता है? तो देखो टैरिफ का मेन आउटकम यही होता है कि आप यहाँ पर डिस्करेज करना चाहते हो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को कि वो यहाँ पर फॉरेन गुड्स को ना खरीदे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर यही आपका एक मेन पॉइंट हो जाता है और करेक्ट आंसर भी ये हो जाता है। आई होप सो आप लोग से इसके एमसीक्यूज आराम से बन रहे हो। एसपीएस और टीबीटी का क्या यहाँ पर मतलब हो जाता है? तो ये आपके टेक्निकल मेजर्स हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, तो परमिसेबल अंडर डब्ल्यूटीओ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज, नो। अच्छा यहाँ पर ऐसा जाएगा तो हाँ परमिसेबल तो है। मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन डेवलपिंग कंट्रीज, हाँ बिल्कुल कंपटीशन को खत्म कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है कॉस्ट को, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, साइकोटिक मेजर्स लेते हैं, ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, हम यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सके इंपोर्ट के ऊपर। सो डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है कॉस्ट को, लॉस भी कर रहा है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का, और यहाँ पर डब्ल्यूटीओ ने भी बोला है कि आप इसको लगा सकते हो। तो करेक्ट आंसर आपका अगेन ऑल ऑफ द अबव हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर, इसमें से कौन सा नहीं है? ये आपका होमवर्क बन जाता है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। अंडर टैरिफ रेट कोटा, यहाँ पर टैरिफ रेट कोटा के अंदर क्या आ जाता है कि यहाँ पे कंट्री प्रॉमिस करती है कि वो यहाँ पर टैरिफ लगाएंगे इंपोर्ट्स के ऊपर, जो कि यहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आता है। क्या यहाँ पर कंट्री परमिट करती है एक इंपोर्ट ऑफ लिमिटेड क्वांटिटीज को एट अ लो रेट ऑफ ड्यूटी बट सब्जेक्ट टू एक्सेस अमाउंट एट अ मच हायर रेट? यहाँ पर कंट्री क्या बोलती है कि भैया यहाँ पर हम जो है एक लोअर रेट लगा देंगे ऑफ ड्यूटी, पर यहाँ पर एक्चुअली में एक्स्ट्रा लगा देती है। या फिर यहाँ पर लोअर टैरिफ जो है चार्ज हो रहा है गुड्स को जो कि इंपोर्ट किया जा रहा है एक गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के अंदर। तो यहाँ पर टैरिफ रेट कोटा क्या हो जाता है, कोटा का मतलब क्या हो जाता है आप ये सोचो बस, तो आपको इसका आंसर बन जाएगा। सो देखो कोटा का मतलब ही होता है क्वांटिटी, ये चीज हमेशा याद रखना। तो जब भी कोई भी चीज पर हम कहते हैं कि भैया इतनी लिमिटेड क्वांटिटी बुलवाओगे तो इतना टैरिफ लगाएंगे, इससे ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा लगा देंगे। तो यहाँ पर एक कंट्री जो है वो परमिट करती है लिमिटेड क्वांटिटी को एट लो रेट्स, बट ज्यादा अमाउंट लगा देती है जब आप उसको ज्यादा रेट पर बुलवाते हैं। यानी कि ज्यादा अगर क्वांटिटी बुलवाओगे तो ज्यादा लगा देंगे, कम क्वांटिटी बुलवाओगे कम लगाएंगे। सो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा जाता है कि नॉन टैरिफ बैरियर यहां पर क्या हो जाता है। नॉन टैरिफ बैरियर में क्या हम यहाँ पर इंपोर्ट कोटा लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडी लगाते हैं, या फिर टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स लगाते हैं? तो हम सब लोग जानते हैं कि नॉन टैरिफ का मतलब है कि आप टैरिफ नहीं लगा रहे हो, तो टैरिफ कैसे आ सकता है? ये तो लॉजिकल क्वेश्चन था। सो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। सो ऐसे करके हमने पूरे के पूरे जो अपने स्टडी मैट के क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। इसके एक्स्ट्रा एमसीक्यू के लिए आप मेरी 90 प्लस एमसीक्यूज वाली जो सीरीज है उसको यहाँ पर देख सकते हो। इसके बारे में मैं अच्छे से बताता हूँ कि होता क्या एक्चुअली में,
बट यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ये आपको 90+ स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और इसी में हम इसके एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे होंगे। इसके नोट्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लो, और यहाँ पर अपनी मोबाइल पे अलार्म लगा लो। कब का? 6:30 बजे का, क्योंकि हर दिन 6:30 पर तुम्हें मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ऐसे करके भैया यहाँ पर हम लोगों ने अपने सीए फाउंडेशन के लिए अपना जो यूनिट 2 है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं देने जा रहा हूँ। हमारी एक सीरीज आ रही है जिसका नाम है 90+ एमसीक्यूज की सीरीज। इसको तुमको जल्दी से यहाँ पर जाना और इस सीरीज को पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट एमटीपीस, आरटीपीस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले। इसमें तुम्हें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और सारी चीजें मिल जाएंगी, तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज है, हमारे वन शॉट की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हमने छोटे छोटे कम कम टाइम पर यहाँ पर चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, तो जल्दी जाकर के वो भी देख लेना। तो भैया इसी के साथ साथ आज के दिन आदित्य भैया आपसे चाहेंगे विदा। तो यहाँ पर आई आदित्य शिवरे ऑफिशियली साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस क्लास। एंड यहाँ पर तुमको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। तो इसी के साथ साथ यार, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।